हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज से हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं हमारा डिटेल्ड रिवीजन, जो कि हम आपके साथ सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के लिए हम आपके साथ आज से शुरू कर रहे हैं डिटेल्ड रिवीजन विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस। जैसे कि डियर हमने आपको बताया था कि हम आपके साथ शुरू कर रहे हैं डिटेल्ड रिवीजन, और आज हम आपके साथ जो स्टार्ट करेंगे दैट इज बेसिक्स एंड इनकम टैक्स रेट। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर जो कि हम आपके साथ आज शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ये जो रिवीजन वीडियोस है डियर, इसके लिए जो हम सोर्स यूज कर रहे हैं ये हमारी क्लास बुक्स हैं, ये हमारी क्लास मॉड्यूल्स हैं। आप इन क्लास मॉड्यूल्स को यू कैन गेट दिस क्लास बुक्स फ्रॉम आवर वेबसाइट। आप हमारी साइट पे जाओ और आपको यहाँ से ये बुक्स मिल जाएंगी। आपको ऐसा नहीं कि ये बुक्स आपको लेनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो आप आईसीआई का स्टडी मैट भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ का जो सोर्स होता है डियर वो पेयर एक्ट होता है और आईसीआई का स्टडी मैट होता है। बट ये जो बुक्स हैं डियर ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, बहुत सारा एनालिसिस एग्जांपल वगैरह बहुत कुछ है। सो इट विल अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प यू गाइस। एनी हाउ इट इज योर कॉल कि आपको जो वो मतलब कैसे करना है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं डियर। हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें हम आपके साथ देखेंगे इनकम टैक्स का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, रेट ऑफ टैक्स और अलग अलग एसएससी पे रेट ऑफ टैक्स क्या है, नॉर्मल स्लैब क्या है, मतलब ऑल्टरनेट रिजीम्स किसके किसके लिए अवेलेबल है, क्या क्या रिजीम्स, तो इनकी बातें करेंगे। चले फिर स्टार्ट करते हैं साहब। हमारा भगवान का नाम लेते हुए भगवान का नाम। तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड टैक्स रेट। ये बातें हम आपके साथ नहीं कर रहे साहब कि इनकम टैक्स क्यों लगता है, गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ फंड कहाँ कहाँ से आएगा, ये सारी बच्चों की बातें आपको पता है। ये सारी बातें हम नहीं कर रहे कि इनकम टैक्स लगाने के लिए मतलब कौन सी लिस्ट है, उसका कौन सा आर्टिकल है, वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, ये बातें आपको पता है। अच्छा, छोटी सी बात देख लें, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ जो होता है डियर, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इसके। इनकम टैक्स एक्ट है, एनुअल फाइनेंस एक्ट है, इनकम टैक्स रूल्स है, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स है और लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट है। आपके लिए साहब जो रेलेवेंट एनुअल फाइनेंस एक्ट है वो है फाइनेंस एक्ट 2024। फाइनेंस एक्ट 2024। अच्छा, ये जो रिवीजन है डियर ये मई 2025 के लिए तो पूरे एप्लीकेबल है। नवंबर 2025 के लिए कुछ एडिशनल सर्कुलर और नोटिफिकेशंस सीबीडीटी इशू कर सकता है, क्योंकि ये जो मतलब नवंबर 25 एग्जाम्स के लिए 30 अप्रैल तक इशू किए जाने वाले नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स मतलब रेलेवेंट होते हैं। तो जैसे वो सर्कुलर्स वगैरह आएंगे उसके लिए हम आपके साथ एक सेपरेट वीडियो उसके लिए शेयर कर देंगे। वो हार्ड मतलब मैक्सिमम आधे आधे 1 घंटे की होगी। तो जिन बच्चों के नवंबर में एग्जाम्स हैं वो इन मतलब वीडियोस को प्लस वो आधे 1 घंटे का वीडियो भी देख लेंगे। ठीक बात है। अच्छा, तो आपके लिए डियर जो एनुअल फाइनेंस एक्ट अप्लाई करेगा दैट इज फाइनेंस एक्ट 2024, और आप बच्चों के लिए जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है दैट इज 2025-26, और जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है दैट इज 2024-25। चलिए ये बातें हमें पता है। तो डियर इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या चीजें आती हैं, जो बैकबोन है इसका वो इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके साथ हर साल एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है, कभी कभी 2 बार अभी बजट या फिर फाइनेंस एक्ट आ जाता है। जैसे आपको पता है मतलब इलेक्शन ईयर में एक बार इलेक्शन के पहले और एक बार इलेक्शन के बाद। फिर इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस और लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। ऑल्दो कोर्ट्स ने बहुत सारे लीगल जजमेंट्स दिए हुए हैं बट वो सारे हमारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट नहीं है। इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट में जितने भी लीगल जजमेंट्स को इंक्लूड किया है वो हमने साहब आपके साथ इन वाली बुक्स में उसको अप्रोप्रिएट जगहों पे इंक्लूड किया है, क्योंकि जब तक आप जजमेंट को साथ में नहीं पढ़ेंगे तब तक आप एक्ट नहीं समझ सकते, जब तक आप उस समय तक आप लॉ नहीं समझ सकते। सो इट इज बेटर कि आप लीगल मतलब डिसीजंस को जो भी आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है जो इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है, ऐसा नहीं कि पहले हम सिलेबस पढ़ लें उसके बाद उनको पढ़ेंगे, नहीं। आपका मेन कंटेंट डियर तब तक प्रिपेयर नहीं हो सकता जब तक आप साथ में लीगल जजमेंट्स ना पढ़ें। ठीक बात है। एनी तो फिर साहब इनकम टैक्स एक्ट में आपको जो है वो इनकम टैक्स एक्ट भी है और साथ में एनुअल फाइनेंस एक्ट भी है, इनकम टैक्स रूल्स भी हैं, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। तो ये सारी बातें तो खैर बेकार सी बातें हैं, ये सारी बातें हमने देख ली। अच्छा, एक छोटी सी बात देखेंगे साहब, नॉर्मल एपलेट हायरार्की फॉर द एसएससी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ऑल्दो इसके बारे में हम आपके साथ डिटेल में बात करेंगे जब हम आपके साथ रिवाइज करेंगे अपील एंड रिवीजन, बट थोड़ा सा देख लें। जैसे मान लीजिए एसएससी है, इसको एसएससी ऑफिसर ने कोई असेसमेंट ऑर्डर दिया, असेसमेंट ऑर्डर के अलावा यहाँ पे हो सकता है कोई पेनल्टी ऑर्डर हो, मतलब जो भी असेसिंग ऑफिसर एसएससी को लेट से कोई असेसमेंट ऑर्डर देता है, और ये असेसमेंट ऑर्डर हो सकता है स्क्रूटनी का हो, अंडर सेक्शन 143(3) हो, या हो सकता है 144 हो, मतलब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, या कोई भी असेसमेंट हो सकता है। अब एसएससी के पास ऑप्शन क्या है, व्हाट आर द ऑप्शंस एसएससी है। तो एक ऑप्शन है कि जो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को असेसमेंट ऑर्डर दिया एसएससी उसको मान जाए, और जो उसमें मतलब डिमांड वगैरह
के बारे में कहा गया है, एसएससी उसको पे कर दे, बात खत्म हो गई। अगर कोई पेनल्टी वगैरह लगाई गई है, कोई इंटरेस्ट वगैरह लगाया गया, एसएससी उसको पे कर दे, बात खत्म हो गई। बट एसएससी अगर इसको कंटेस्ट करना चाहता है, अगर एसएससी उस असेसमेंट ऑर्डर के पूरे असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट है या अगर उसके कुछ पार्ट्स के अगेंस्ट है, तो एसएससी क्या कर सकता है, उसके पास ऑप्शन क्या क्या है। अच्छा, एसएससी जा सकता है साहब डीआरसी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी अंडर सेक्शन 245 डीआरसी जो होता है डियर, इट इज लाइक द फाइनल सेटलमेंट। डीआरसी ने जो जजमेंट दे दिया, आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते, ठीक बात है। सो इट इज लाइक व्हाट, फाइनल सेटलमेंट। और ये जो मतलब डीआरसी का जो रूट होता है, ये कुछ स्पेसिफिक इश्यूज के लिए होता है और लो वैल्यू मैटर्स के लिए होता है। डिटेल में हम आपके साथ बात करेंगे जब हम आपके साथ रिवाइज करेंगे अपील एंड रिवीजन। अभी एक छोटा सा बेसिक ओवरव्यू दे देते हैं, क्योंकि मुझे मतलब दिखाई पड़ेगा, तो मैंने कहा चलें साहब थोड़ा सा आपको बता। इसके अलावा एसएससी के पास ऑप्शन होता है कुछ स्पेसिफिक केसेस में कि एसएससी जा सकता है टुवर्ड्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल अंडर सेक्शन 144C। हाँ, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में डियर हर प्रकार का एसएससी नहीं जा सकता, कुछ खास प्रकार के एसएससी जा सकते हैं, जैसे नॉन रेसिडेंट्स। अगर कोई रेसिडेंट जाना चाहता है तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग का इशू होना चाहिए, ठीक बात है। अच्छा, नॉर्मली फिर आप कहां जाते हैं, आप जाते हैं सीआईटी अपील्स के पास या आप जाते हैं जेसीआईटी अपील्स के पास, और इनके पास जाके जो भी, और हाँ कुछ केसेस में साहब आप डायरेक्टली जा सकते हैं टू आईटीएटी, और अगर सीआईटी अपील्स के पास जा रहे हैं, जेसीआईटी अपील्स के पास जा रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट आप अगेन आईटीएटी जा सकते हैं। ITAT इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। इसके बाद अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जा सकते हैं ऑन द इशू विच इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो इसके लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट से अगर आप मतलब और भी अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो सिर्फ आप उन इश्यूज के लिए जा सकते हैं जिन इश्यूज को हाई कोर्ट जो है वो सर्टिफाई करता है कि दिस इशू इज फिट टू बी टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट। तो आप उन मैटर्स को लेकर कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। पर हाँ, अगर आप डीआरसी में जाते हैं अंडर सेक्शन 245 में, तो डीआरसी ने जो भी जजमेंट दिया दैट इज अ फाइनल जजमेंट, आप उसके अगेंस्ट कोई भी अपील वगैरह नहीं कर सकते। जैसे कि हमने आपको बताया, डीआरसी इज व्हाट, अ काइंड ऑफ व्हाट, द फाइनल अथॉरिटी, जिसने जो जजमेंट दे दिया आपको उसे मानना पड़ेगा। अच्छा, सो नो फर्दर अपील अलाउड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डीआरसी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं साहब, हमारे आते हैं मेन मुद्दे पे। अच्छा, ओवरव्यू ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल बाय एसएससी। ऑल्दो आपको लगेगा कि सर ये तो बच्चों वाली बात है, बट ये इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि ये चीजें सीए इंटर में ज्यादा हम मतलब देखते थे, बट साहब सीए इंटर जो है वो बहुत पहले बीत गया, तब सीए फाइनल में जो है हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए। तो आपको जब भी आप मतलब क्वेश्चन करेंगे तो आपको एसएससी का टोटल इनकम और टैक्स पेएबल कैसे निकालना है, उसका फ्लो क्या होगा। सबसे पहले आपको देखना है एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि एसएससी का जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम होता है डियर, वो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे होता है। आपको पता है साहब सेक्शन 5 जो बताता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, वो रेजिडेंट एसएससी, नॉन रेजिडेंट एसएससी और एनओआर एसएससी के लिए अलग अलग स्कोप ऑफ टोटल इनकम बताता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी, द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ द एसएससी विल बी डिटरमाइंड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्कोप ऑफ टोटल इनकम वी विल आइडेंटिफाई what income are going to be taxed in the hands of SSC in India. So the very first thing that we have to say is the residential status of the SSC. Okay. जैसे आपने एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस देख लिया डियर, इसके बाद फिर आपको एसएससी के सारे इनकम को 5 हेड्स में क्लासिफाई करना है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ 5 हेड हैं, तो जो भी एसएससी की इनकम है वो इन्हीं 5 हेड्स में क्लासिफाई होगी। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी पे, कैब पे, अदर सोर्सेस। ऐसा नहीं कि आपने अपनी मर्जी से कोई भी इनकम कहीं भी क्लासिफाई कर दी। सारे के सारे इनकम में कौन, मतलब सारे के सारे हेड में कौन कौन सी इनकम आएगी वो बहुत स्पेसिफिकली बताया गया है थ्रू द चार्जिंग सेक्शन। अच्छा, तो जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 15 जो था वो सैलरी का क्या है, चार्जिंग सेक्शन, और वो क्लियरली बताता है कि सैलरी हेड में कौन कौन सी इनकम आएगी। सेक्शन 22 डील्स विद हाउस प्रॉपर्टी, वो क्लियरली बताता है हाउस प्रॉपर्टी हेड में कौन कौन सी इनकम आएगी। सेक्शन 28 डील्स विद पीजीबीपी, क्लियरली बताता है पीजीबी में क्या क्या इनकम आएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और हाँ, अभी बहुत रिसेंटली साहब सेक्शन 28 अमेंड हो गया फाइनेंस एक्ट 2024 में, सेक्शन 28 अमेंड हो गया। इसलिए मैं कहता हूं डियर कि आपको ना थोड़ा सा कंटेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर साहब सेक्शन 28 अमेंड हुआ, मतलब उसमें अगर कुछ नया ऐड हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ मेकर ने आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है किस चीज के बारे में, कि पीजीबीपी हेड में कौन कौन सी इनकम आप चार्ज कर सकते हो और कौन कौन सी इनकम आप चार्ज नहीं कर सकते, जो ऑल्दो पहले से भी मेंशन्ड है, बट इसमें एक एक्सप्लेनेशन ऐड हो गई दैट वी विल सी विद यू गाइस इन द पीजीबीपी चैप्टर। ठीक बात है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला, इसके बाद फिर हम एसएससी का जो है वो इनकम को अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई करेंगे। इसके बाद सारे हेड की हम इनकम को कंप्यूट करेंगे, अलग अलग हेड की इनकम का कंप्यूटेशन का, अलग अलग हेड की इनकम का कंप्यूटेशन में साहब उसका मैकेनिज्म अलग अलग हो सकता है।
हेड वाइज जो भी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस हैं, हेड वाइज जो भी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस हैं उसको माइनस एडजस्ट करने के बाद हम हेड वाइज इनकम निकालेंगे। सर क्या कहना चाहते हो? जैसे फॉर एग्जांपल डियर, जब आप सैलरी हेड की इनकम निकालते हैं तो बहुत सारी सैलरी इनकम एग्जेम्प्ट होती है और बहुत सारे आपको डिडक्शंस मिलते हैं जो सैलरी हेड से मिलते हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक है साहब सेक्शन 80 से 80U का डिडक्शन, 80C से 80U का डिडक्शन आपको सैलरी हेड से नहीं मिलता, हाउस प्रॉपर्टी हेड से नहीं मिलता, पीजीबीपी हेड से नहीं मिलता, कैप गेन से नहीं मिलता, अदर सोर्सेज हेड से नहीं मिलता। सर बोलना क्या चाहते हो? 80C से 80U का डिडक्शन आपको ग्रॉस टोटल इनकम से मिलता है, मतलब सारे हेड की इनकम का सम टोटल जो आएगा इसके बाद आपको 80C से 80U का डिडक्शन मिलेगा। पर कुछ ऐसे डिडक्शंस होते हैं साहब जो सैलरी हेड से डायरेक्टली मिल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A जो कहता है डिफॉल्ट रिजीम में 75,000 रुपए, ऑप्शनल रिजीम में 50,000 रुपए का डिडक्शन। तो वो जो आपको डिडक्शन मिलेगा वो ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस नहीं करना, वो सैलरी हेड में से माइनस करना है। क्या मेरी बात समझ पाए? इसी तरीके से साहब एचआरए हाउस रेंट अलाउंस में एग्जम्पशन आता है सेक्शन 13 मतलब सेक्शन 1013A जो कहता है जो एसएससी को हाउस रेंट अलाउंस मिला है उसमें एसएससी को कुछ एग्जम्पशन मिलेगा इफ एसएससी इज इन ऑप्शनल रिजीम। तो साहब ये जो डिडक्शन और एग्जम्पशंस हैं ये हेडवाइज डिडक्शंस और एग्जम्पशंस, ये क्या है डियर? हेड वाइज डिडक्शंस और एग्जम्पशंस। तो आपको इन्हीं हेड्स में उन डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को देखना है। इसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो आपको पता है डियर म्युनिसिपल टैक्सेस जो आपने पे किया उसका डिडक्शन आप ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस नहीं कर रहे, आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में से उसकी इनकम को माइनस कर देते हैं। मतलब उस जो पे किया आपने म्युनिसिपल टैक्स उसका आप जो एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं वो आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में से माइनस कर देते हैं। सेक्शन 24A जो कहता है 30% ऑफ एनएवी आपको नॉशनली अलाउड है, तो ये आपको जो 30% एनएवी जो आपको नॉशनली अलाउड है ये कहां से अलाउड है? ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में से अलाउड है। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन और रिपेयर और रिनोवेशन ऑफ हाउस सेक्शन 24B ये भी कहां अलाउड है? हाउस प्रॉपर्टी हेड में से अलाउड है। तो जब भी आप अलग अलग हेड्स की इनकम का कैलकुलेशन करेंगे आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो हेड स्पेसिफिक एग्जम्पशन और डिडक्शंस जो है वो आपने एडजस्ट कर दी। तो सबसे पहले साहब रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे एसएससी का। रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद एसएससी की अलग अलग इनकम को अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई करेंगे, उन हेड स्पेसिफिक डिडक्शंस एग्जम्पशंस और उस हेड के हिसाब से जो इनकम के कंप्यूटेशन का मैकेनिज्म है इसके बाद आपको हर एक हेड से इनकम मिल जाएगी। ठीक बात है। तो इसके बाद क्या हुआ? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड आफ्टर कंसीडरिंग हेड स्पेसिफिक डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस। अच्छा, इसके बाद डियर जब आपको सारे के सारे हेड की इनकम मिल गए अब आपको करनी है क्लबिंग। क्लबिंग, अगर किसी और पर्सन की इनकम आपके हैंड में क्लब हो रही है तो वो इनकम भी आपके हैंड में क्लब होगी। और डियर आपको पता है ऑल्दो हम क्लबिंग के जब में जाएंगे तब हम आपके साथ इस बात को रिवाइज करेंगे कि जो क्लबिंग होती है डियर अलग अलग इनकम की वो हेड वाइज क्लबिंग होती है। तो लेट्स से आपके स्पाउस की सैलरी इनकम आपके हैंड में क्लब होनी है तो आपके स्पाउस की जो सैलरी हेड की इनकम है वो आपके सैलरी हेड में क्लब होगी। अगर आपके सन की, अगर मान लीजिए किसी पर्सन के सन की एफडी की इंटरेस्ट की इनकम उसके फादर के हैंड में क्लब होनी है तो वो अदर सोर्सेज हेड में क्लब होगी। तो क्लबिंग जो होगी डियर वो हेड वाइज होगी। ठीक बात है। अच्छा, क्लबिंग करने के बाद फिर हम करेंगे साहब सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, और अगर आपने कोई लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड किया था जो कैरी फॉरवर्ड किया था बेसिकली उसका सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। तो मतलब अगर कोई करंट ईयर का लॉस है उसका सेट ऑफ कर दें, अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है उसका भी आप सेट ऑफ कर दें। अच्छा, ये सब कुछ कर लेने के बाद आपका निकल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आप माइनस करेंगे चैप्टर 6A के डिडक्शन और सेक्शन 10AA का डिडक्शन। ठीक बात है, सेक्शन 10AA और चैप्टर 6A डिडक्शन। तो आपने ग्रॉस टोटल इनकम में से ये चीजें माइनस की, अब आपका निकल गया डियर टोटल इनकम। अब आती है मुद्दे वाली बात साहब, टोटल इनकम का क्या? अब आपने निकाल लिया टोटल इनकम। ठीक बात है। अच्छा, अब हमें निकालना है टैक्स पेएबल, बट इस टोटल इनकम में से डियर आपको ना उस इनकम को बाइफरगेट करना पड़ेगा जो स्पेशल रेट पे टैक्स होगा। तो जो इनकम स्पेशल रेट पे टैक्स होगा, स्पेशल रेट बोले तो सर जैसे फॉर एग्जांपल डियर शॉर्ट टर्म कैप गेन 111A वाला, तो वो शॉर्ट टर्म कैप गेन अलग से सेक्शन 111A के रेट पे टैक्स होगा। LTCG वो या तो 112 के रेट पे टैक्स होगा या 112A के रेट पे टैक्स होगा। अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हैं तो आपकी कुछ इनकम LTCG की हो सकता है 115AB में टैक्स हो, 115AC में टैक्स हो, 115AD में टैक्स हो। तो ये सारे के सारे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स।
अच्छा, ज्यादा दूर क्यों जाना? अगर लेट से 80 की कोई लॉटरी लग गई तो जो इनकम 115 डबल बी में टैक्स होगा। आपने कोई ऑनलाइन गेमिंग की, वहां से कुछ पैसे कमा दिए, इनकम आपका 115 डबल बी जे में टैक्स होगा। तो इसका मतलब ये सारी की सारी स्पेशल इनकम है, क्योंकि इसके लिए सेपरेट स्पेशल रेट ऑफ टैक्स बना हुआ है। ठीक बात है। अच्छा, तो आपने अपनी इनकम को स्पेशल रेट की जो भी इनकम है वो आपने अलग से कर दिया, और इसके बाद जो इनकम आपकी बच जाएगी वो आपकी नॉर्मल इनकम कहलाएगी। नॉर्मल इनकम बोले तो ये वो इनकम है डियर जिसके लिए कोई सेपरेट रेट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन नहीं है। तो ये जो नॉर्मल इनकम होगी डियर, ये अब आपके स्लैब रेट पे टैक्स होगी, और अगर आपके ऊपर स्लैब अप्लाई नहीं करता, जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है उस पर टैक्स होगा। अगर आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओवाई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन या कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आपके ऊपर स्लैब है, आपको स्लैब मिल जाता है। अगर आप इनके अलावा कोई है, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म है, फ्लैट 30%, एलएलपी है, फ्लैट 30%, डोमेस्टिक कंपनी है 25% या 30%, एज द केस में भी फॉरेन कंपनी है तो 35%। तो जो भी नॉर्मल रेट है उस पर टैक्स हो जाएगा, और जो स्पेशल रेट जो जो इनकम है वो स्पेशल रेट पर टैक्स हो जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, चलो फिर आपका टाइम पास ज्यादा नहीं करते क्योंकि ये मतलब बच्चों वाली चीजें, हो सकता है कि आपका जो पेशेंस है वो थोड़ा सा लूज करा रही हूँ। हाँ, तो फिर दोनों तरह की इनकम पे टैक्स निकालने के बाद फिर आप लगा देंगे साहब सरचार्ज, अगर कोई रिबेट है तो वो दे दें, और फाइनली जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और हाँ, साथ में आपको देखना पड़ेगा कि एसएससी जो है उसके ऊपर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स या मैट भी लगता है क्या, और दोनों का कंपैरिजन करके ईएमटी या मैट जो भी एसएससी के ऊपर अप्लाई करेगा, फाइनली देख लें कि एसएससी ने जो टैक्स वगैरह ऑलरेडी पे कर दिया, एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया, टीडीएस टीसीएस जो उसका कट गया, इसके बाद फाइनली उसका क्या टैक्स पेबल है या उसका रिफंडेबल है। चलो फिर टाइम पास नहीं करते साहब, ये डेफिनेशन वगैरह में कुछ नहीं रखा। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीजें होंगी तो हम आपके साथ रिस्पेक्टिव जो हम आपके साथ चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे वहां पे हम आपको बता देंगे। अच्छा, मैक्सिमम मार्जिन रेट, अब हम आते हैं मुद्दे वाली बात। अच्छा हाँ, मेरी बात तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और तो इसके बारे में बाद में ही बात करेंगे। असेसमेंट ऑफ इनकम इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। आपको पता है साहब, जो इनकम आपका जो भी टैक्स होता है उसका जो असेसमेंट होता है वो अगले साल होता है, जिसको आप असेसमेंट ईयर कहते हैं। असेसमेंट अगले साल होती है, बट जिस साल आपने वो इनकम अर्न की, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने इनकम अर्न की, तो लेट्स से आपने प्रीवियस ईयर मतलब 1/4/24 से लेके 31/3/25 के बीच में भी इनकम अर्न की, बट इसका जो असेसमेंट होगा, असेसमेंट बोले तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन, ये तो साहब इस साल के खत्म होने के बाद ही पॉसिबल है। तो ये कब होगा? ये होगा डियर 1/4/25 या ऑनवर्ड्स, क्योंकि 31/3/25 तक तो आपका साल ही खत्म होगा ना। तो ये आपका असेस होगा कब? 1/4/25 या ऑनवर्ड्स, तो इसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। मतलब ये असेसमेंट, ये जो फाइनेंशियल ईयर आपका 25-26 है, ये आपका असेसमेंट ईयर बन गया इस साल की इनकम के लिए। ठीक बात है। तो ये असेसमेंट ईयर बन गया 25-26, बट ये असेसमेंट ईयर किस प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में है? ये है डियर प्रीवियस ईयर बन गया अब ये 24-25। तो अगर कोई इनकम 24-25 की है, प्रीवियस ईयर 24-25 की है, तो वो असेस होगी असेसमेंट ईयर 25-26 में। असेसमेंट का मतलब फाइनल टैक्स लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रीवियस ईयर पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रीवियस ईयर 24-25 की इनकम में प्रीवियस ईयर 24-25 में टैक्स पे नहीं करना। आपको प्रीवियस ईयर 24-25 की इनकम में साहब 24-25 में भी टैक्स पे करना पड़ता है, इन द वे ऑफ एडवांस टैक्स, इन द वे ऑफ किसी ने आपको पेमेंट दी, उसमें टीडीएस काट के दी, या आपने कुछ परचेज किया, उसने आपसे पैसे तो लिए, साथ में टीसीएस भी लिए। ठीक बात है। तो एडवांस टैक्स के फॉर्म में भी पे करना पड़ जाता है साहब, टीडीएस भी देना पड़ जाता है। मतलब टीडीएस आपको नहीं देना, आपके पास जो पैसे आते हैं वो टैक्स कट के आते हैं, और आपने कुछ परचेज किया, लेट्स से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो सामने वाली पार्टी ने सेक्शन 206C(1)H में टीसीएस काट, मतलब टीसीएस भी आपसे ले लिया, मतलब आपसे रॉ मटेरियल के पैसे भी ले लिए और साथ में आपसे टैक्स भी ले लिया। तो आपका तो टैक्स कट गया, मतलब आपको तो टैक्स देना पड़ गया। अच्छा, तो इन वजहों से भी या इन रास्तों से भी आपने टैक्स पे किया होगा, और फाइनल जो आपका टैक्स का डिटर्मिनेशन होगा वो आपका असेसमेंट ईयर 25-26 में होगा। अब जब यहाँ पे फाइनल आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, अब हम देख लेंगे कि जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है ये जो भी बनेगी उसका आप इससे कंपैरिजन कर लें। अगर फाइनल टैक्स लायबिलिटी इनसे ज्यादा है तो और टैक्स पे कर दें, अगर फाइनल टैक्स लायबिलिटी यहाँ से कम है तो आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक बात। बट हाँ डियर, कुछ केसेस में क्या होता है, जो इनकम होती है वो उसी प्रीवियस ईयर में असेस हो जाती है। डियर प्लीज कंफ्यूज ना। नॉर्मली क्या होता है, इनकम जिस प्रीवियस ईयर में आप अर्न करोगे, असेस वो अगले साल ही हो सकती है, क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर खत्म नहीं होगा इनकम असेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपने रियलिटी में कमाया कितना। ठीक बात है। अच्छा, पर कुछ केसेस में इनकम उसी प्रीवियस ईयर में असेस हो जाती है, और वो केसेस क्या क्या हैं
Cases of shipping business of non-resident, assessment of person living in India, assessment of EOP, BOI, AJP formed for a particular purpose or event, assessment of person likely to transfer property to evade tax or discontinued business। तो सर ऐसे तो हम भी पढ़ लेंगे, फिर रिवीजन का फायदा क्या हुआ? इसे हम आपके साथ डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आपके साथ रिवाइज करेंगे लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस, वहां पे हम ये पांचों केसेस डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे चूंकि हमने दे दिया स्टार्टिंग की क्लास है, बच्चों को जो क्लास में हम पढ़ाते हैं तो उनको थोड़ा सा याद रहे कि हाँ, ऐसा नहीं कि हमेशा प्रीवियस ईयर का असेसमेंट, मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम का असेसमेंट अगले साल ही होता है। कुछ केसेस में प्रीवियस ईयर की इनकम उसी प्रीवियस ईयर में असेस हो जाती है। ठीक बात है। और डियर ये है मीनिंग ऑफ इनकम, इसको हम क्लास में भी नहीं पढ़ाते, हम आपको यहाँ भी नहीं पढ़ाने वाले। अगर आपको नींद वगैरह ना आ रही हो तो इसको जरूर से पढ़ें, इसको हमने डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है करके। अच्छा, आगे आते हैं साहब मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम को डिफाइन करता है सेक्शन 245। अब देखेंगे इसमें बहुत एक खास बात मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, टोटल इनकम मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ इनकम। ठीक बात है, आगे पढ़ें क्या लिखा हुआ है एज रिफर्ड इन सेक्शन 5। क्यों सर? क्योंकि सेक्शन 5 आपको क्या बताता है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। क्योंकि साहब जब तक आपको किसी भी एसएससी का स्कोप ऑफ टोटल इनकम नहीं पता होगा, आप उसका टोटल इनकम निकाल ही नहीं सकते। ठीक बात है। और स्कोप ऑफ टोटल इनकम आपको कब पता चलता है? जब आपको एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस पता हो। इसलिए किसी भी क्लाइंट के लिए जब भी आप टैक्स की कैलकुलेशन करें, अगर वो नया क्लाइंट है आपका, तो सबसे पहले आपको उसका क्या देखना पड़ेगा? रेजिडेंशियल स्टेटस। हाँ, अगर वो आपका रेगुलर क्लाइंट है तो आपको पता है उसको कि भाई वो भारतीय है, मतलब उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। बट अगर वो बिल्कुल नया क्लाइंट है तो सबसे पहले जो आपको जो स्टार्ट करना चाहिए जहां से, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। अच्छा, तो देखेंगे साहब टोटल इनकम मींस द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम एज रेफर्ड इन सेक्शन 5 कंप्यूटेड इन द मैनर लेट डाउन इन द। तो आपको पता है अलग अलग हेड की इनकम का कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से होता है, जो हम आपके साथ देखेंगे। अच्छा, ध्यान दीजिएगा साहब, इनकम के ना सिर्फ 5 हेड होते हैं सेक्शन 14 के हिसाब से: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैप गेन, अदर सोर्सेज। मेरी बात पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इनकम आप हो सकता है न्यूमरस अलग अलग सोर्सेज से अर्न करें, बट वो सारी की सारी इनकम को आपको इन्हीं 5 में से किसी ना किसी एक हेड में क्लासिफाई करना है। और जो इनकम जिस हेड की होती है उस इनकम को उसी हेड में लेकर जाना है। बहुत बार क्या होता है, एसएससी किसी इनकम को जो किसी और हेड की बिलोंग करती है उसे किसी दूसरे हेड में लेके चला जाता है, ये अलाउड नहीं है। और बहुत बार क्या होता है साहब कि मतलब डिस्प्यूट होता है कि हमें किसी इनकम को किस हेड में लेके जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टाइम पास नहीं करते, छोटा सा एग्जाम्पल दे ही देते। अगर लेट से मैं इंगेज्ड हूं इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, मतलब मैं हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करता हूं और यहां से मैं रेंटल कमाता हूं, तो मेरी इनकम किस हेड में टैक्स होगी? तो बट ऑब्वियसली बात है सर, हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स होगी। अच्छा, पर हुआ क्या, एसएससी पहुंच गया कोर्ट और उन्होंने कहा कि माई बाप, हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देना, हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देना हमारा बिजनेस है, हमारा व्यापार है, हमारा काम ही यही है। तो चूंकि हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देना हमारा बिजनेस है, जैसे कार रेंट पे देना अगर किसी का बिजनेस हो, कार रेंटल का बिजनेस हो, तो वो तो उसकी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्स होती है। अगर कार को रेंट पे देना किसी का बिजनेस हो तो उसकी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्स होती है। शादी वादी में जो सामान आता है, जो टेंट वगैरह आता है, उसको रेंट पे देना अगर किसी का बिजनेस हो तो उसकी वो पीजीबीपी इनकम होती है। हाँ, कपड़े रेंट पे देना किसी का बिजनेस हो, वो उसकी पीजीबीपी इनकम होती है। तो अगर हमारा हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देना बिजनेस है तो आप फिर हमें पीजीबीपी इनकम क्यों नहीं अलाउ करते? तो कोर्ट को बात समझ आ गई, तो कोर्ट ने कहा ठीक है साहब, तो अगर आपका बिजनेस है रेंट आउट करना, बिजनेस है लेट आउट करना प्रॉपर्टीज को, तो आपकी जो इनकम होगी वो पीजीबीपी हेड में टैक्स होगी। अच्छा, तो साहब मतलब डिस्प्यूट क्या था कि अगर मैं प्रॉपर्टीज को रेंट पे दे रहा हूं तो मेरी इनकम कहां पे टैक्स होगी? एक्ट तो बोलता है कि हमने सेपरेट हेड बनाया हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहां पे टैक्स करो। कोर्ट ने बोल दिया नहीं, अगर प्रॉपर्टी को रेंट पे देना आपका बिजनेस है तो कहां पे टैक्स करोगे? पीजीबीपी में। बहुत साल से मैटर चल रहा था, फाइनली 2024 के बजट में सरकार ने इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दी, जो हम आपके साथ बाद में देखेंगे। अच्छा, चलो फिर टाइम पास नहीं करते साहब। अच्छा हाँ, देख ले सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट इनकम फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। डेयर, आपकी जो इनकम हो सकती है वो कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। अगर इनकम आपकी काइंड में है तो हम उसकी वैल्यूएशन करेंगे एज पर दी वैल्यूएशन रूल, और उसका वैल्यूएशन बेसिकली होता है फेयर मार्केट वैल्यू, जिस दिन आपको वो इनकम मिली। अच्छा, दूसरा लीगैलिटी और इलीगैलिटी। जो आपकी इनकम हो सकती है डियर, वो लीगल सोर्स से भी हो सकती है, इलीगल सोर्स से भी हो सकती है। तो अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने इलीगल सोर्स से पैसा कमाया तो उस पर उसको टैक्स तो देना पड़ेगा। हाँ, इलीगल एक्टिविटी करने के लिए जो पनिशमेंट है वो एक अलग बात है, बट आपको उस पर टैक्स तो देना पड़ेगा। अच्छा,
आपकी इनकम का साहब जो टैक्सेशन होगा वो रिसिप्ट या एक्यूरल बेसिस पे होगा। नॉर्मली जो आपका टैक्सेशन होता है डियर, ये आपका रिसिप्ट और एक्यूरल विच एवर इज अर्लियर होता है। कुछ केसेस में जो टैक्सेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट बेसिस पे होता है। हम आपके साथ क्लासेस में, हम आपके साथ रिविजन में देखेंगे। अच्छा, गिफ्ट वगैरह को नॉर्मली टैक्स नहीं किया जाता बिकॉज ये माना जाता है कि ये कैपिटल रिसिप्ट है। और इनकम टैक्स एक्ट में जो इनकम वर्ड है डियर, ये रिकरिंग नेचर की इनकम की बात करता है, मतलब रेवेन्यू नेचर की इनकम की बात करता है, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करता है। और इनकम टैक्स एक्ट में हम टैक्स क्या करेंगे, एसएससी की रेवेन्यू रिसिप्ट। पर जो गिफ्ट होता है, जो प्रॉपर्टी को सेल करके, सेल ऑफ प्रॉपर्टी से जो कैपिटल गेन आता है, ये सारी क्या है, कैपिटल नेचर के रिसिप्ट। मुझे कोई रोज रोज थोड़ा ना कोई मुझे गिफ्ट मिल रहा होता है, रोज रोज थोड़ा ना मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी को करके उससे कैपिटल गेन कमा रहा होता हूं। सो दीज आर द रिसिप्ट ऑफ व्हाट, कैपिटल नेचर, नॉन रिकरिंग नेचर। एंड इनकम टैक्स एक्ट में जो इनकम वर्ड है ये रेफर करता है द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू नेचर। ठीक बात है। बट हाँ, कुछ रिसिप्ट्स जो कैपिटल नेचर की हो सकती हैं, बट अगर उन्हें स्पेसिफिकली एक्ट में मेंशन कर दिया गया है तो उसे भी आपको रेवेन्यू, तो उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल गिफ्ट को, तो गिफ्ट को साहब स्पेसिफिकली जो है सेक्शन 56(2)(10) कवर करता है। तो जो भी आप गिफ्ट वगैरह आपको मिलेगा तो उस पे आपको सेक्शन 56(2)(10) के हिसाब से इसकी टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। असली अगर कोर्ट चला गया और बोल दे कि साहब गिफ्ट इज अ रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर एंड हाउ कैन यू टैक्स अ रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक बात है, तो फिर वहां पे कोर्ट अससी को क्या दिखाएगा कि साहब सेक्शन 56(2)(10) स्पेसिफिकली गिफ्ट को टैक्स कर रहा है, इसलिए आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, तो इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, तो साहब इनकम जो टैक्स पे करना होता है वो जनरली रेवेन्यू रिसिप्ट पे करना होता है, बट कुछ खास प्रकार के कैपिटल नेचर के रिसिप्ट पे भी टैक्स लगता है, जैसे गिफ्ट हो गया, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल की उससे कोई कैपिटल गेन वगैरह आया, वो सारी की सारी चीजें। अच्छा, इसी तरीके से साहब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, डियर इनकम टैक्स एक्ट में जब आप इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इनकम बेसिकली क्या होता है कि सारे खर्चे घटाने के बाद आपके पास जो पैसा बचा दैट इज योर इनकम। तो आप कौन से खर्चे आप घटा सकते हैं, आप रेवेन्यू नेचर के खर्चे घटाएंगे, आप कैपिटल नेचर के खर्चे भी घटाएंगे। तो अगर आप टैक्स रेवेन्यू नेचर पे देना चाहते हैं, अगर आप टैक्स रेवेन्यू नेचर की इनकम पे देना चाहते हैं तो खर्चे भी आपको रेवेन्यू नेचर वाले ही मिलेंगे। अच्छा, तो डियर इनकम टैक्स एक्ट में जिसका आपको डिडक्शन अलाउड होता है टैक्स पर्पसेस के लिए, वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस पे होता है। कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस पे आपको यूजुअली डिडक्शन वन गो में नहीं मिलता। अगर आपने कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है तो उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 32 के हिसाब से। बट साहब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन आपको वन गो में मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35(1)(4), या फिर स्पेसिफाइड बिजनेस आपने किया है, आपने फर्टिलाइजर की कोई फैक्ट्री लगा दी, या आप जो है वो क्रॉस कंट्री मतलब पाइपलाइन वगैरह का आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आपने कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है एक्सेप्ट लैंड, फाइनेंशियल एसेट्स एंड गुडविल, तो आप उसका वन गो में एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको वन गो में अलाउ नहीं होता। नॉर्मली आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे अलाउ होता है कि आप जो है उसका मतलब डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, इसमें साहब कुछ केस लॉस भी हैं जो इंस्टीट्यूट ने आपको पढ़ने को दी हैं डियर। मैं अपनी तरफ से कुछ भी केस लॉ आपको नहीं पढ़ा रहा, जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट कहता है मैंने भी साहब वही इंक्लूड किया है। ना तो मेरे पास इतना टाइम है, ना मैं आपको परेशान करना चाहता हूं कि हम आपको अननेसेसरी केस लॉस पढ़ाते हैं। अच्छा, तो पहला केस लॉ है साहब सीआईटी वर्सेस सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड। यहाँ पे क्या हुआ, एसएससी ने किसी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट किया होगा जहां पे उस कंपनी को एसएससी को कोई मशीनरी सप्लाई करनी होगी, मतलब अच्छा तो दो कंपनी है साहब, एक और भी कंपनी ए को कंपनी बी को कोई मशीन सप्लाई करनी थी। कंपनी ए को कंपनी बी को कोई मशीन सप्लाई करनी थी। अब कंपनी बी के पास जब ये मशीन आ जाती तो उसे वो अपनी फैक्ट्री में लगाते, उससे प्रोडक्शन करते, बिजनेस करते, पैसा कमाते। अच्छा, तो ए यहाँ पे कौन है, सेलर, एंड बी इज बायर। अच्छा, ए ने बी को टाइम से वो मशीन सप्लाई नहीं की। अब साहब बताएं, मैंने अपनी फैक्ट्री बना ली, मैंने उसका रेंट पे करना शुरू कर दिया, मैंने मजदूरों को हायर कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले लिया, वाटर, पानी, बिजली, सब कुछ का मैंने कनेक्शन ले लिया, मेरा तो रेंट भी लगना शुरू हो गया, और जो मशीन आ जानी चाहिए थी वो मशीन नहीं आई। मतलब शादी वादी में सारी प्रिपरेशन हो गई, बट जिस पर्सन की शादी है वही नहीं आया अभी तक साहब। हाँ, तो फायदा क्या हुआ। तो सब कुछ मैंने अरेंज कर लिया, बट जो मशीन आनी चाहिए थी, जिस मशीन से प्रोडक्शन शुरू होता तो उसे मैं सेल करके पैसे कमाता, वो मशीन ही नहीं आई।
तो साहब ए ने टाइम से मशीन बी को सप्लाई नहीं की, ठीक बात है, और इनके बीच में जो अग्रीमेंट था उसमें अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि आपको कितने टाइम के अंदर ये मशीन देनी है। ए ने वो उतने टाइम से ये मशीन नहीं दी, तो इसके एवज में ए ने बी को कंपनसेट करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, लिक्विडेशन डैमेजेस पे, ए ने बी को कंपनसेट करने के लिए लिक्विडेशन डैमेजेस पे किया। मतलब बी के पास रिसिप्ट है। मुद्दे वाली बात क्या है, बी ने पैसे कमाए, कहां से कमाए, किस नेचर के कमाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उससे मतलब नहीं होता, उनको बस ये दिख गया कि साहब बी को पैसे मिले, और जैसे बी को पैसे मिले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि साहब इस पर टैक्स दो। बी ने क्या आर्गू किया होगा, बी के सी ने क्या आर्गू किया होगा कि सर ये जो लिक्विडेशन डैमेजेस हमें मिले हैं इट इज ऑफ द नेचर ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, और इनकम टैक्स एक्ट में तो सिर्फ आप रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्स करते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट सिर्फ वो वाली टैक्स करते हैं जो स्पेसिफिकली मेंशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मामला बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बी को ए से जो लिक्विडेशन डैमेज मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि बी को मशीन टाइमली सप्लाई ना हो पाने की वजह से नुकसान हो रहा था, और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ए ने बी को लिक्विडेशन डैमेज पे किया है। इट इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ बी। क्या बी को ऑर्डिनरली उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में लिक्विडेशन डैमेज मिलते रहते हैं? क्या साहब मतलब डेली जो है हमें 2-3 बार लिक्विडेशन डैमेज कहीं ना कहीं से मिल जाता है? नहीं, ये एक अनयूजुअल नेचर का, नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम है जो किसी लॉस को कंपनसेट करने के लिए है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो लिक्विडेशन डैमेज है इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, हेंस नॉट लायबल टू टैक्स। ठीक बात है सब? अच्छा, तो मेरे साथ साथ देख लें, सच लिक्विडेशन डैमेजेस आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रोक्यूरमेंट ऑफ a capital asset which the supplier failed to supply to the associate company, which led to delay in coming into an existence of a profit making activity of the associate company। मतलब साहब ए ने टाइम से मशीन बी को सप्लाई नहीं की, इसकी वजह से बी को जो मशीन टाइम से नहीं, उसकी वजह से नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ए ने बी को मशीन टाइम से सप्लाई नहीं की, इसलिए उसके बदले पैसे दिए लिक्विडेशन डैमेज के नाम। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, सच रिसिप्ट्स आर नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ business, hence it is capital receipt in the hands of associate, does not accept। ठीक बात सब? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा केस देख लें। ये भी इंस्टीट्यूट का ही केस है, होंडा स्टील कार्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। अच्छा, ध्यान दीजिएगा साहब, यहाँ पे क्या हुआ, एक कंपनी थी जिसका नाम था स्टील, और एक कंपनी थी जिसका नाम था क्या नाम था साहब, होंडा। अच्छा, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया और एक कंपनी बनाई जिसका नाम था, अच्छा मैं फिर से बार कंफ्यूज। अच्छा, होंडा स्टील कार्स इंडिया लिमिटेड इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन होंडा मोटर्स, हाँ, जापान एंड स्टील लिमिटेड इंडिया। तो एक कंपनी थी होंडा और एक थी स्टील, इन्होंने मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया, और उस जॉइंट वेंचर से इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था होंडा स्टील कार्स लिमिटेड। इस जॉइंट वेंचर की कंपनी ने, होंडा स्टील कार्स ने जो है वो होंडा कंपनी को $30 मिलियन का पेमेंट किया, $30 मिलियन पे किया। मतलब क्या हुआ, अच्छा मतलब चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, ए ने बी को $30 मिलियन दिए। अगर ए ने बी को $30 मिलियन दिए, अपने बिजनेस पर्पस के लिए दिए, तो ए क्या चाहेगा कि साहब हम $30 मिलियन को अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए डिडक्शन के फॉर्म में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से क्लेम कर लें। ठीक बात है? अच्छा, डिपार्टमेंट ने बोला कि ये जो $30 मिलियन है ये आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से अलाउड नहीं हो सकता। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से डियर कौन कौन से डिडक्शंस यूजुअली अलाउ होते हैं साहब? वैसे डिडक्शंस जिसका बेनिफिट एक फाइनेंशियल ईयर तक रहता है। आपसे ज्यादा अच्छे से कौन समझ सकता है रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर और कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो साहब रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका बेनिफिट एक फाइनेंशियल ईयर तक रहता है। बट यहाँ पे जो जॉइंट अग्रीमेंट हुआ है इन दोनों के बीच में, उस जॉइंट अग्रीमेंट के तहत जो $30 मिलियन दिए गए हैं, उस $30 मिलियन के बदले जो बी है वो ए को मदद करेगा फैक्ट्री स्टैब्लिश करने में, और ए को वो मदद करेगा इन द वे ऑफ द टेक्निकल सपोर्ट। मतलब बी ए को $30 मिलियन के बदले फैक्ट्री स्टैब्लिश करके देगा, उसे जो है वो आईपी देगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देगा, मदद करेगा फैक्ट्री वगैरह को स्टैब्लिश करने में, प्रोडक्शन वगैरह करने में। तो मुझे बताएं, ये जितनी चीजें बी ए को दे रहा है, इसका बेनिफिट क्या ए को सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए मिलेगा या एक इंड्यूरिंग लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट है? सर लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट है। तो चूंकि ये लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट है, इसलिए ए ये नहीं कह सकता कि मुझे इसका बेनिफिट सिर्फ 1 साल के लिए मिलेगा और ये $30 मिलियन को रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह से, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से क्लेम नहीं कर सकता। ठीक बात है? तो मेरे साथ साथ देख लें,
In this case, the technical know-how, IP rights, etc., is obtained for setting of a new business. The very purpose of the technical collaboration agreement was to set up a joint venture company in India, which has enduring benefits. जिसका एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, जिसका सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बेनिफिट नहीं है, जिसका एक लंबे समय तक बेनिफिट है। जो चूंकि साहब इसका एक लंबे समय तक बेनिफिट है, तो आप उसे एक बार में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से कैसे क्लेम कर सकते हैं? इसलिए आपको ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से अलाउड नहीं है। तो फिर अगर मुझे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से अलाउड नहीं है, तो इस $30 मिलियन का क्या होगा? आप ये मानेंगे कि ये आपका इंटेंजिबल एसेट है, आप इंटेंजिबल एसेट के ब्लॉक में लेके चले जाएं और 25% की रेट पर डेप्रिसिएशन क्लेम करें। चलिए फिर आगे आते हैं साहब। अब आती है मुद्दे वाली बात, रेट्स ऑफ टैक्सेस फॉर डिफरेंट एसोसिएट। टाइम पास नहीं करते साहब। रेट ऑफ टैक्स फॉर डिफरेंट एसोसिएट, आपको पता है डियर, अलग अलग एसोसिएट के लिए अलग अलग रेट ऑफ टैक्स होता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। इन लोगों के लिए सेक्शन 115 बीएससी इज द डिफॉल्ट रिजीम। अगर ये लोग चाहें तो इस रिजीम से ऑप्ट आउट करके ऑप्शनल रिजीम में जा सकते हैं। फाइनेंस एक्ट 2024 ने जो बजट आया था, बजट आपके लिए जो एप्लीकेबल है, उसने एक 115 बीएससी रिजीम को और ज्यादा ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए इसके स्लैब रेट में चेंज कर दिया। स्लैब रेट में चेंज कर दिया और भी छोटे मोटे इन्होंने यहाँ पे ट्विक्स किए जो हम आपके साथ देखेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो चेंज हुआ है साहब, और जो सबसे बड़ा चेंज है, वो स्लैब रेट में चेंज है। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्लैब रेट है डियर, ये कब अप्लाई करता है? 115 बीएससी रिजीम में, ठीक बात है। और कब अप्लाई करता है? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इनकम के लिए। प्लीज ध्यान दीजिए, नॉर्मल इनकम के लिए। अगर एसएससी ने इक्विटी शेयर्स वगैरह सेल किया, जिसमें एसटीटी पे कर दिया था, तो उसका जो एलटीसीजी आया है, उस एलटीसीजी को आप इस स्लैब पे टैक्स नहीं करोगे, उसे 112A में टैक्स करोगे। तो ये जो आपका स्लैब है डियर, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? दिस स्लैब इज ओनली फॉर व्हाट? फॉर द नॉर्मल इनकम। अगर कोई स्पेशल इनकम है तो वो स्पेशल रेट पे टैक्स होगा। आई होप आप इस बात को समझ पाए। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, स्लैब क्या है? अब फर्स्ट 3 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से लेके 7 लाख रुपए तक 5%, 7 लाख 1 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 लाख 1 से 12 लाख तक 15%, 12 लाख 1 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ज्यादा पे 30%। तो सर चेंज क्या हुआ? पहले क्या था डियर? पहले भी ना 3 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट था, बट 3 से लेके 6 लाख, 6 से 9 था, 9 से 12 था, 12 से 15 था। तो इफेक्टिवली इन्होंने क्या किया, जो 3 से लेके 7 कर दिया, मतलब 1 लाख रुपए की इनकम को इन्होंने 10% के ब्रैकेट से निकाल के 5% पे कर दिया। और इसका इफेक्टिव एडवांटेज क्या हुआ? अगर आपकी एग्जैक्ट इनकम लेट से 15 लाख रुपए है, तो इस स्लैब के हिसाब से अगर आप अपना टैक्स निकालते हैं, तो अब आपको जो टैक्स बनता है वो 140 बनता है। पहले इसी स्लैब के हिसाब से जो टैक्स बनता था वो 150 बनता था। तो इसका मतलब 10,000 रुपए का आपको और बेनिफिट हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, आपका स्लैब क्या है डियर? अप टू 3 लाख नील, 3 से लेके 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20% और 20 लाख से मतलब 12 से 15 20% और 15 लाख से जितना भी ज्यादा है उसका 30%। तो ये है आपका डिफॉल्ट स्लैब। अच्छा, ये जो स्लैब है डियर, ये मेल, फीमेल, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट ऑफ एनी एज के लिए अप्लाई करता है। मतलब अगर एसएससी 60 इयर्स के हैं, 80 इयर्स के हैं, 90 इयर्स के हैं, 120 साल के हैं, मतलब जितने भी साल के एसएससी हैं, मेल हो, फीमेल हो, रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, उनके लिए ये स्लैब अप्लाई करता है। ठीक बात है। अच्छा, बट इस वाले स्लैब में अगर आप जाते हैं, अगर आप 115 बीएससी रिजीम में जाते हैं, तो आपको कुछ प्रकार के डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। क्या क्या आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे? ध्यान दीजिएगा, आपको साहब लीव ट्रेवल कंसेशन सेक्शन 10(5) नहीं मिलेगा, आपको हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, आपको स्पेशल अलाउंसेस और बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। बट हाँ, कुछ स्पेशल अलाउंसेस और बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और कौन कौन से स्पेशल अलाउंसेस और बेनिफिट्स मिल जाएंगे? आपको साहब मिल जाएगा ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगा, डेली अलाउंस मिल जाएगा, कन्वेंस अलाउंस मिल जाएगा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा। बट ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जो 3200 रुपए का जो डिडक्शन मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ उन इंप्लॉइज को मिलता है जो ब्लाइंड है, डीफ है या फिर डम है या फिर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है। तो सिर्फ इनके, तो फिर सिर्फ उनको मिलता है, नॉर्मली भी सिर्फ उनको ही मिलता है। तो अगर एसएससी 115 बीएससी रिजीम में है तो उसे लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(5) नहीं मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस का एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(13) नहीं मिलेगा, स्पेशल अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10(14) नहीं मिलेगा। बट 4 प्रकार के स्पेशल अलाउंसेस मिल जाएंगे। कौन कौन से? ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगा, डेली अलाउंस मिल जाएगा, कन्वेंस अलाउंस मिल जाएगा और उसे मिल जाएगा साहब ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा। बट ट्रांसपोर्ट अलाउंस अप टू 32,000 मतलब 3200 रुपए पर मंथ ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ द एम्प्लॉय हु इज ब्लाइंड, डीफ एंड डम और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। ठीक बात है साहब। और हाँ, अगर एम्प्लॉयर ने अगर पेड वाउचर्स के थ्रू अगर फ्री फूड या फिर नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह दिया हुआ है तो वो भी नहीं मिलेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से।
तो आपको क्या क्या नहीं मिलेगा डियर, आपको 10(5) नहीं मिलेगा, आपको 10(13) नहीं मिलेगा, आपको 10(14) स्पेशल अलाउंस नहीं मिलेगा, 10(17) डेली अलाउंसेस और कंस्टिट्यूएंसी अलाउंसेस ऑफ एमपी एमएलए नहीं मिलेगा। जो क्लबिंग होती है माइनर की इनकम की, उस पे 1500 रुपए का जो एग्जामिशन मिलता था 10(32) में वो नहीं मिलेगा। सेक्शन 10AA सेज पे जो आपको हॉलीडे मिलता है वो नहीं मिलेगा। सेक्शन 16 में आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा और आपको प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और नॉर्मली स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, आपको 75,000 रुपए मिल जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, अगर आपकी कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसके लिए अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है लोन पे, तो उसके आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड नहीं होगा, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। टी कॉफी रबर के लिए आपको कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, साइट रजिस्ट्रेशन फंड नहीं मिलेगा। आपको जो है साहब साइंटिफिक रिसर्च के नाम का अगर आपने कोई डोनेशन दिया है अंडर सेक्शन 35(1)(2), 2A(3) या फिर 35(2)AA, अगर आपने किसी और अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, इंडियन कंपनी वगैरह को अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च खुद करते हैं तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन सेक्शन मतलब सेक्शन 35(1)(1) में क्लेम कर सकते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप सेक्शन 35(1)(4) में क्लेम कर सकते हैं। तो अगर खुद साइंटिफिक रिसर्च करते हो वेल एंड गुड, अगर आप डोनेट करते हो उसका डिडक्शन आपको डिफॉल्ट रेजिम 115 बीएससी में नहीं मिलेगा। बट अगर आप चाहते हैं इन वाले सारे के सारे डिडक्शन को क्लेम करना तो आपको 115 बीएससी रेजिम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक बात है। अच्छा, इसी तरीके से आपको सेक्शन 35(AD) मतलब नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। आपको सेक्शन 35 सीसीसी मतलब नहीं मिलेगा, जो कि जो है वो नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। और फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिल जाएगा, 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा। सेक्शन 80C से 80U नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट 80C से 80U जनरली नहीं मिलेगा। बट क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है 80CCD2 वो मिल जाएगा। अग्निवीर में जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है 80CCH2 वो मिल जाएगा। न्यू एम्प्लॉयर के लिए 80JJA वो मिल जाएगा। और अगर IFSC यूनिट वगैरह है तो 80LA मिल जाएगा। तो इन चार को छोड़कर मतलब 80CCD2, 80CCH2, 80JJA और 80LA को छोड़कर बाकी साहब आपको 80C से 80U का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, आप जो है वो अपने किसी भी लॉसेस को या फिर किसी भी एक्सपेंडिचर को जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, जो इनमें से किसी से भी डील करता है, लेट्स से मतलब पिछले सालों का, आप उसका सेट ऑफ उस साल नहीं कर सकते जिस साल आप 115 बीएससी रिजीम में है। और हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस है आप उसको किसी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। डियर, नॉर्मल रिजीम में हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप 2 लाख रुपए तक किसी मतलब दूसरे इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हैं अंडर सेक्शन 71B। बट अगर आप डिफॉल्ट रिजीम में है तो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है, उसका सेट ऑफ किसी दूसरे हेड से अलाउड नहीं है। अच्छा, तो अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम। तो सर अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकता, क्या मैं कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकता हूँ? सीएन शूट ने मना कर दिया, बोला कि नहीं साहब कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। सर सीएन शूट मना करने वाला कौन होता है? एक्ट मना करे तब मानेंगे साहब, एक्ट मना करे तब मानेंगे, वो सीए बन के मान लेना। अगर नंबर चाहिए तो सीएन शूट ने मना कर दिया तो मान लो। अच्छा, तो अगर हाउस प्रॉपर्टी जो आपने रेंट वगैरह पे दी है, मींस लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, उसका जो लॉस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक बात है, तो वो डेड लॉस हो गया। ठीक है, आज चलें आगे देख लेते हैं। और जो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा वो 40% पे कैप हो जाएगा, 40% से ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बाकी तो सारी बातें हो गई। हाँ, अगर आप 115 बीएससी रिजिम में डियर, आपके ऊपर एएमटी अट्रैक्ट नहीं होगा। अच्छा सर एक बात बताओ, सेक्शन 192 में जो एम्प्लॉयर को जो है ना वो मतलब टीडीएस करना पड़ता है सैलरी में। तो एम्प्लॉयर को जो एम्प्लॉय का जो मतलब टीडीएस करना है वो डिफॉल्ट रिजीम मान के करना है या फिर ऑप्शनल रिजीम मान के करना है? इसके लिए साहब जरूरी है कि हर एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट कर दे कि वो किस रिजीम में रहना चाहता है। अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट नहीं करता, नहीं इन्फॉर्म करता कि मैं डिफॉल्ट रिजीम में रहना चाहता हूं या मैं ऑप्शनल रिजीम में रहना चाहता हूं, तो एम्प्लॉयर ये मानेगा कि एसएससी इज इन द डिफॉल्ट रिजीम 115 बीएससी रिजीम। और 115 बीएससी रिजीम के मैकेनिज्म के हिसाब से वो एम्प्लॉय की इनकम, सैलरी इनकम का कैलकुलेशन करेगा और उसके हिसाब से वो टीडीएस करेगा। ठीक बात है। अच्छा सर अगर मैं 115 बीएससी रिजीम से बाहर निकलना चाहता हूं तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ डियर पॉसिबल है। अगर आपकी इनकम पीजीबीपी हेड में नहीं है, मींस इफ यू डू नॉट हैव अ इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, तो हर साल जब आप अपना आईटीआर फाइल करें आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप 115 बीएससी रिजीम से ऑप्ट आउट कर जाएं। मतलब एवरी ईयर यू हैव एन ऑप्शन टू ऑप्ट आउट फ्रॉम 115 बीएससी रिजीम। तो अगर आपकी पीजीबीपी हेड की इनकम नहीं है तो हर साल आप आईटीआर फाइल करते समय आपके पास ऑप्शन है इन द आईटीआर इटसेल्फ कि आप जो मतलब बीएससी रिजीम में रहना चाहते हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक बात है। तो आप चाहे तो किसी साल आप 115 बीएससी रिजीम में रहें, अगले साल बाहर हो जाए, फिर चाहे तो आ जाए, फिर बाहर निकल जाए। अच्छा, बट अगर आपकी पीजीबीपी हेड की इनकम है, अगर आपकी पीजीबीपी हेड की इनकम है तो बाय डिफॉल्ट तो आप 115 बीएससी रिजीम में रहेंगे। अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो निकल जाए।
आप बाहर निकल के ऑप्शनल रिजीम में आ जाएं, इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, उस फॉर्म को आप अपने आईटीआर के साथ लगा दें, आप ऑप्शनल रिजीम में चले जाएंगे। बट एक बार अगर आप ऑप्शनल रिजीम में चले गए, एक बार आप ऑप्शनल रिजीम में चले गए, फिर आप ऑप्शनल रिजीम में ही रह जाएंगे। बट सर मैं तो सिर्फ ये देखने गया था ऑप्शनल रिजीम कैसा होता है, एक बार मैं चला के आ गया, आपने तो मुझे ऑप्शनल रिजीम में ही डाल दिया। अच्छा तो ठीक है साहब, अगर आप ऑप्शनल रिजीम में चले गए तो जिस साल आप ऑप्शनल रिजीम में गए हो उस साल तो ऑप्शनल रिजीम में ही रहोगे। हाँ, इसके बाद आप चाहो तो दोबारा से 115 बीएससी रिजीम में आ जाओ, दोबारा से 115 बीएससी रिजीम में आ जाओ। बट अगर आप इस बार 115 बीएससी रिजीम में आओगे तो आपको जो बाहर निकलने का ऑप्शन है वो ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। मतलब आप बाय डिफॉल्ट 115 बीएससी रिजीम में हो, अगर बाहर निकलना चाहते हो एक बार आपको बाहर निकलने का ऑप्शन देते हैं, साहब ठीक है बाहर निकलना, चले जाओ, बाहर चले जाओ। बट एक बार अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करके बाहर निकल गए और आप ऑप्शनल रिजीम में आ गए तो फिर अब आपको उसी रिजीम में रहना पड़ेगा, ऑप्शनल रिजीम में ही रहना पड़ेगा। फिर अब आप 115 बीएससी रिजीम में नहीं आ सकते। बट अगर आप 115 बीएससी रिजीम में आना चाहते हो तो आ जाओ, बट अगर आ गए तो दोबारा कभी निकलने नहीं देंगे। मींस वन टाइम ऑप्शन है, बाहर निकलना चाहते हो निकल जाओ, बट अगर एंटर कर गए साहब तो फिर दोबारा से बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं होगा। आप चाहो चाहे ना चाहो, डिपार्टमेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो जो आपकी इनकम कैलकुलेट करेगा वो 115 बीएससी रिजीम के हिसाब से करेगा। चलें फिर, आई होप आपको बात समझ आई। चलें फिर आगे बढ़ते हैं साहब जल्दी से। अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा मेरे साथ साथ देख लें, क्वेश्चन देख लें। अच्छा, मिस्टर एक्स हैज अ टोटल इनकम ऑफ 16 लाख रुपए फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट ऑन एफडी का मतलब क्या है कि ये जो दोनों इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की या फिर एफडी की, क्या इसके लिए कोई स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है? नहीं। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा 16 लाख क्या है, नॉर्मल इनकम, और इस पे आपका स्लैब लग जाएगा। और एसएससी जो है वो डिफॉल्ट रिजीम में है, तो 16 लाख पे आपको इसी स्लैब को लगाना है। चूंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में प्रॉपर अभी में तो आएंगे नहीं, तो आपके पास शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, 15 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पे जो टैक्स बनता है वो बनता है 140, और 15 के ऊपर जितनी इनकम है उस पर 30%, मतलब 1 लाख का 30%। ये टोटल बन के कितना बना, 170, और उस पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ दें तो आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 176,800। अगर आप चाहें तो आप पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से भी देख लें, पहले 3 लाख नील 3 से 7 5% मतलब 20,000, 7 से लेके 10 लाख 10% बोले तो 30,000। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो शॉर्टकट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर एमसीक्यू में अगर आएगा तो शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए। 15 से ऊपर जितना भी ज्यादा रहेगा, 15 तक जो टैक्स वो 140 है, उसके ऊपर जो है वो 30%, तो 1 लाख का 30% प्लस 140। आगे आते हैं, तो ये तो था साहब डिफॉल्ट रिजीम। बट आप चाहें तो आप डिफॉल्ट रिजीम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शनल रिजीम में जाते हैं तो इसका जो रेट ऑफ टैक्स रेट है ये आपको फाइनेंस सेट मतलब बजट प्रोवाइड करता है, और इसके स्लैब में कोई चेंज नहीं है, जो पहले था वही है। अच्छा, तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो नील, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ज्यादा है तो पहले 2.5 से 5 का 5% बोले तो 12.5, और 5 से जितना ज्यादा है उसका 20%, तो 12.5 प्लस 20%। और अगर 10 से भी ज्यादा है तो पहले 2.5 से 5 12.5, अगला 5 से 10 20%, 1 लाख, तो 1,12,500 प्लस 30%, तो साहब आपका टैक्स कितना बना, 1,12,500 प्लस 30%। तो ये जो स्लैब है डियर, कि इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, ईओपी, बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए है, इंडिविजुअल मेल फीमेल भी हो सकता है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। ठीक बात है। अच्छा, तो स्लैब क्या है, अप टू 2.5 लाख ऑफ द इनकम नील, 2.5 लाख से लेके 5 लाख 5%, 5 से 10 10% मतलब 20% प्लस 12,500 प्लस 20%, और 10 लाख से ज्यादा पे 1,12,500 प्लस 30%। अच्छा, अगला जो स्लैब है डियर, ये सिर्फ और सिर्फ है रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी एज 60 ईयर्स और मोर है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अगर हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 24-25 की जो हमारे लिए रेलेवेंट है, तो 1/4/25 से लेके मतलब 1/4/24 से लेके 24-25 है कि 31/3/25 के बीच में, अगर इस बीच में अगर किसी भी समय एसएससी की एज 60 साल या इससे ज्यादा है, बट 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 80 ईयर्स मतलब 80 ईयर्स से कम, क्योंकि 80 ईयर्स के लिए अगला स्लैब। अच्छा, तो अगर एसएससी की एज अगर 60 ईयर्स और मोर है बट लेस देन 80 ईयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो साहब जो स्लैब है आपका, पहले 3 लाख नील, 3 से 5 लाख 5%, 5 से लेके 10 लाख भाई 20%, और 3 से 5 ऑलरेडी 5% है तो उसमें 10,000 रुपए जोड़ दो, और अगर 10 से ज्यादा है तो 1/10 प्लस 30%। ठीक बात है। अच्छा, अगर आप हैं वेरी सीनियर मतलब अगर आप हैं वेरी या फिर सुपर सीनियर सिटीजन मतलब एज 80 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का मतलब 1/4/24 से लेके 31/3/25 के बीच में, अगर इस बीच में कभी भी अगर आपकी एज 80 ईयर्स या इससे ज्यादा फॉल कर जाती है तो आपके लिए स्लैब ऑप्शनल रिजीम में क्या है, अब 5 लाख रुपए तक कुछ नहीं, 5 से लेके 10 लाख रुपए तक सीधा 20%, और 10 लाख से ज्यादा में 1 लाख प्लस 30%।
बट यार इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो स्लैब है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट्स के लिए है, नॉन रेसिडेंट्स के लिए नहीं है। तो मान लीजिए कि अगर मिस्टर एक नॉन रेसिडेंट है 85 ईयर्स के, तो अगर वो डिफॉल्ट रेजिम में रहते हैं तो उनके लिए वही स्लैब है साहब, 3 लाख तक कुछ नहीं, 3 से लेकर 7 लाख, तो उनका तो स्लैब वही है। बट अगर वो ऑप्शनल रेजिम में भी आते हैं तो इनको पहले वाला स्लैब में आना पड़ेगा। और ये नहीं कह सकते कि मैं तो साहब 80 ईयर्स से ज्यादा कहूं तो मुझे थर्ड स्लैब दे दो, इट इज ओनली फॉर होम रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, ठीक बात। अच्छा, बट अगर आप 60 इयर्स या 80 इयर्स वाला बेनिफिशियल स्लैब लेना चाहते हैं, देन यू हैव टू बी ऑफ द एज ऑफ 60 इयर्स और मोर या 80 इयर्स और मोर एज द केस में बी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो अगर हम प्रीवियस ईयर 24-25 की बात कर रहे हैं तो 1/4/24 से लेके 31/3/25। अच्छा, अब इसमें साहब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्या अगर लेट्स से कि मेरा जन्मदिन मतलब कि मैं कब ये माना जाऊंगा कि मैंने एक पर्टिकुलर एज अटेन कर ली है, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, any specific age in law is to be computed as having attended on a day preceding the anniversary or birthday। मतलब जिस दिन आपका जन्मदिन या बर्थडे आता है उसके एक दिन पहले ही हम मान लेंगे हमने वो एज अटेन कर ली है। मतलब सर अगर लेट्स से कि अगर मेरा जन्मदिन लेट्स से 1 अप्रैल को, तो मैं अगले साल के 1 अप्रैल को बोलूंगा कि मैं 1 साल का पूरा हो गया। बट एक्ट के लिए, लॉ के पर्पसेस के लिए आप अगले साल के 31 मार्च को क्लेम कर सकते हो कि मैंने वो एज अटेन कर ली है। ये जजमेंट है साहब कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, और लॉ ने भी, एक्ट ने भी इसको मान लिया, सीबीडीटी ने भी मान लिया। तो इसका मतलब अगर मिस्टर एक्स जो है ये अगर लेट से 60 इयर्स का बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं और अगर इनका जन्मदिन 1/4/1965 के पहले हुआ है तो ये बड़े आसानी से 1/4/24 से लेके 31/3/25 मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 में कहीं ना कहीं ये 60 साल के बड़े आसानी से हो जाएंगे। अगर इनका जन्मदिन एग्जैक्टली 1/4/1965 को हुआ है, एग्जैक्टली 1/4/65 को हुआ है, तो साहब टेक्निकली तो ये 60 साल के होते हैं। बहुत ध्यान से, टेक्निकली ये 60 साल के होते हैं 1/4/25 को। अगर इनका जन्म 1/4/1965 को हुआ है तो टेक्निकली ये 60 साल के कब होते हैं? 1/4/25 को। आप जितने भी कंप्यूटर में, जितने भी इंटरनेट में एज कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर आप वहां पे जाके देखोगे तो वो बोलेगा साहब 60 साल के आप कंप्लीट होते हैं 1/4/25 को। बट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है कि आप जो है लीगल पर्पसेस के लिए आप एक पर्टिकुलर एज अटेन कर लेंगे कब? ऑन द डे प्रीसीडिंग द एनिवर्सरी और बर्थडे। तो आपका एनिवर्सरी या बर्थडे 1/4/25 को 60 साल पूरा होता है, बट आप एक दिन पहले ही मान लिए जाओगे। मतलब आप 31/3/2025 को ही मान लिए जाओगे कि आप 60 साल के हो गए। और चूंकि आप 31/3/25 को ही मान लिए गए 60 साल के हो गए, तो आप जो है वो 3 लाख वाला जो हायर स्लैब उसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। अच्छा, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को मिल जाएगा। अगर आपका जन्म इसके बाद हुआ है 1/4/1965 को, तो फिर आप 24-25 में, प्रीवियस ईयर 24-25 में हायर बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट के लिए क्वालिफाई नहीं करते। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, तो साहब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अच्छा, तो आपको पता है 2 रिजीम्स हैं 87A के रिबेट के लिए। अगर एसएससी डिफॉल्ट रिजीम में हो सकता है और ऑप्शनल रिजीम में हो सकता है। ये जो रिबेट है डियर, ये सिर्फ और सिर्फ एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, इसके अलावा किसी को नहीं मिलती, ना एचयूएफ को मिलती है, ना ईओपी, ना बीओआई, किसी को नहीं। अच्छा, अगर एसएससी ऑप्शनल रिजीम में है तो ये रिबेट कैसे मिलती है? अगर एसएससी की टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है और ये जो रिबेट का अमाउंट है ये साहब 12,500, तो जो भी आपका टैक्स पेबल है या फिर 12,500 विच एवरेज लेस। अच्छा, जो 87A का रिबेट है डियर, ये सेक्शन 112A के एलटीसीजी से नहीं मिलता, और 87A का जो रिबेट है डियर, ये हेल्थ एंड एजुकेशन से इसको ऐड करने से पहले मिलता है। अच्छा, अगर एसएससी डिफॉल्ट रिजीम में है तो रिबेट के लिए देखना पड़ेगा कि एसएससी की टोटल इनकम अप टू 7 लाख है या मोर देन 7 लाख है। तो अगर एसएससी की मतलब टोटल इनकम इफ एसएससी इज इन द डिफॉल्ट रिजीम और अगर इसकी टोटल इनकम अप टू 7 लाख है तो जो रिबेट है वो 25,000 रुपए या फिर 100% ऑफ टैक्स। अच्छा, अगर इसकी टोटल इनकम मोर देन 7 लाख है, 7 लाख से इनकम अगर आपकी ज्यादा है साहब, तो फिर किस बात का रिबेट? बट ऐसा हो सकता है कि मेरी इनकम 7 लाख से जितना ज्यादा ना हो उतना मेरी टोटल इनकम पे टैक्स हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पे रिबेट का अमाउंट कितना होगा? अमाउंट ऑफ रिबेट इज हाउ मच? टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो साहब मैं तो यही चाहता हूं कि मुझे मेरे टोटल इनकम पे ही रिबेट दे दो, जो भी मेरे टोटल इनकम पे टैक्स वो पूरा का पूरा ही रिबेट दे दो, तभी साहब फिर मतलब सरकार के पास क्या जाएगा। अच्छा, तो टैक्स ऑन टोटल इनकम, मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे यही रिबेट मिल जाए, बट सरकार कहती है नहीं, हम कोई अमेरिका तो है नहीं, हम कोई ट्रंप तो है नहीं जो बोले इनकम टैक्स एक्ट खत्म कर देंगे, मतलब इनकम टैक्स खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला साहब, भारत देश में लोगों का टैक्स वो देना पड़ेगा। ठीक बात है। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम ये आपको रिबेट नहीं मिलने वाला।
आप 7 लाख से जितना ज्यादा कमा रहे हो वो तो कमा ही रहे हो ना, वो रिबेट से हटा दो। अच्छा, तो अमाउंट ऑफ रिबेट इज व्हाट, टैक्स ऑन टोटल इनकम माइनस टोटल इनकम माइनस 7 लाख। मतलब 7 लाख से जितना ज्यादा कमा रहे हो उसको, वो तो आप कमा ही रहे हो, तो वो हमसे आप रिबेट क्यों मांगते हो? सो दैट इज द अमाउंट ऑफ रिबेट। और हाँ, इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ना पड़ेगा। तो आपने देखा डियर, मेरे साथ साथ फिर से देख लिया, रिबेट ऑफ इनकम टैक्स वगैरह ससी अगर ऑप्शनल रेजिम में है तो इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम 5 लाख तक है और 12,500 तक का रिबेट। अगर सबसे डिफॉल्ट रेजिम में है तो हमने आपके साथ रिबेट की बात की। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आप मेरे साथ साथ देखना चाहें तो देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला क्वेश्चन देख लें। Calculate the tax payable by Mr. A and resident of 40 years under the default regime if his total income is 715। अच्छा, तो साहब आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, यू क्वालिफाई फॉर रिबेट। तो 715 में आपका टैक्स कितना बनता है सर? 3 लाख तो कुछ नहीं, 3 से लेके 7 लाख रुपए तक 5% और 7 से ज्यादा मतलब 15,000 पे 10% बोले तो 1,500। तुम्हारा टैक्स बनता है 20,000 प्लस 1,500, 21,500। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि मुझे इतना ही रिबेट मिल जाए, मतलब लेस कर दे, मैं रिबेट लेस में कर देता हूँ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो मैं तो चाहता हूँ यहाँ पे 21,500 लिख दूं, बट ऐसा नहीं होगा। तो रिबेट का अमाउंट कितना होगा? टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स कितना है? 21,500। बट आपने 7 लाख से ज्यादा कमाया भी तो है, तो जितना ज्यादा कमाया है वो तो उस पे किस चीज का रिबेट? तो टोटल इनकम माइनस 7 लाख, मेरी इनकम 715 है तो 15,000 रुपए माइनस कर दो, तो मुझे रिबेट कितना मिलेगा? 6,500। मेरा टैक्स पेबल कितना है? 15,000 प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो ये हो गया साहब 60 रुपए। मेरा टैक्स पेबल शायद 15,600 रुपए बनता है शायद, हाँ 15,600 रुपए। सो दैट इज माय टैक्स पेबल। सो आई होप आपको बात समझ आई कि हम रिबेट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं डियर। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ, ध्यान दीजिएगा डियर, सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ। अच्छा, बहुत ज्यादा इजीली सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन की टोटल इनकम 50 लाख तक है, 50 लाख से एक्सीड नहीं करती तो कोई सरचार्ज नो नो सरचार्ज, कोई सरचार्ज नहीं सर, ठीक बात है। अच्छा, अगर इनके टोटल इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक है तो 10% ऑन टैक्स, तो जो भी टैक्स बनता है उसका 10% सरचार्ज दे दो। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो 15% ऑन टोटल इनकम, मतलब 15% उस पर आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक है तो 5 करोड़ तक है तो 25% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25%, और अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% का सरचार्ज। जैसे ये कानून बना, ये 2019 के आसपास की बात है, 2019-20 के आसपास की बात है, बहुत ज्यादा परेशानी हुई लोगों को, देयर वाज अ ह्यूज क्राई। तो लॉ मेकर ने कहा ठीक है, हम ना आपकी कुछ स्पेसिफिक इनकम पे जो सरचार्ज का रेट है उसको फिक्स कर देंगे 15%, मतलब 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं। और वो इनकम क्या क्या है? डिविडेंड इनकम, 11A का शॉर्ट टर्म कैप गेन, 112 का शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैप गेन, 112A का लॉन्ग टर्म कैप गेन, और अगर आप एक स्पेसिफाइड, अगर आप एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर वगैरह हैं 115AD उसके इनकम, तो इसके बारे में बाद में बात करें। तो ये जो आपकी इनकम होगी इस पे 15% का मैक्सिमम सरचार्ज होगा। अगर 15 से कम बनता है तो 15 से कम, बट मैक्सिमम कितना? 15%, ठीक बात है साहब। अच्छा, तो ये तो इन्होंने बहुत पहले कह दिया था, पर न्यू रिजीम 115 बीएससी रिजीम को और पॉपुलर करने के लिए मतलब इन्होंने एक बात और की और कहा कि जो 37% का जो सरचार्ज है ये न्यू रिजीम में नहीं रहेगा। अगर न्यू रिजीम का जो मैक्सिमम सरचार्ज जाएगा वो 25% जाएगा। मींस न्यू रिजीम में अगर आपके पास ये वाले इनकम है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास 111A 112A वगैरह है, इस पे तो ऑलरेडी 15% कैप है। इसके अलावा जो अदर इनकम है, अदर इनकम जो है वो अगर 5 करोड़ तक है तो 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। बट 115 बीएससी रिजीम को और पॉपुलर मतलब करने के लिए हमने बोला कि ये 37% आपके लिए हट गया, आपके लिए मैक्सिमम कितना? 25%, ठीक बात है। बट हाँ, अब ये 37% फिर मतलब किसके लिए है? ऑप्शनल रिजीम के लिए। तो फिर मेरे साथ साथ जल्दी से देख लें। अच्छा, तो फिर साहब फिर क्या बोलना चाहते हो सरचार्ज में? अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं, जो हमने आपके साथ पहले भी देखा। 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक है तो 10% ऑन द टोटल इनकम, तो जो भी आपकी टोटल इनकम है उसका 10% सरचार्ज। 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक है तो 15%। अच्छा, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है,
क्योंकि 15 क्रॉस कब कर रहा है, 2 करोड़ से ज्यादा पे। तो जैसे आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, अब आपको देखना है कि आपकी इनकम का कुछ पोर्शन ऐसा होगा जिसपे कैप 15% हो जाएगा, और वो पोर्शन कौन कौन सा है, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम और कैप गेन 111A, 112, 112। तो ये जो 4 प्रकार की इनकम, इसके अलावा भी साहब एफडब्ल्यूआई की कुछ इनकम पे भी कैप है, जो जो आपके साथ नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में रिवाइज करेंगे। ये 4 प्रकार की इनकम पे जो साहब आपका सरचार्ज का कैप होगा वो 15% हो जाएगा। ये 15% से ज्यादा नहीं। हाँ, इसके अलावा अब इन इनकम को हटा के जो रिमेनिंग इनकम आएगी, जो रिमेनिंग इनकम आएगी, अब उस पे आपका हायर सरचार्ज लग जाएगा। तो रिमेनिंग इनकम अगर अप टू 2 करोड़ है तो साहब 15%, क्योंकि अगर रिमेनिंग इनकम अगर इनको हटा के अगर 2 करोड़ तक ही है तो फिर उस पे हायर सरचार्ज किस बात का। अच्छा, अगर वो 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 25%, और अगर वो 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। हर प्रकार के एसएससी के लिए था, पर नए रीजन को पॉपुलर बनाने के लिए क्या बोला गया कि अगर वो 5 करोड़ से ज्यादा है तो 115 बीएससी रिजीम में कितना, 25%, और ऑप्शनल रिजीम में कितना, 37%। तो सर जी कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, सीधा बोलो ना कि अगर आप डिफॉल्ट रिजीम में हैं तो आपकी इनकम अबव 2 करोड़ से लेके इनफाइनाइट हो, कितना, 25%। तो फिर ये क्यों बोल रहे हो 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़। अच्छा ठीक है सर, तो हमने क्या कहा, इफ यू आर इन द डिफॉल्ट रिजीम, ठीक बात है, अगर आप डिफॉल्ट रिजीम में हैं तो आपकी जो इनकम 111A, 112, 112 और जो आपकी मतलब डिविडेंड वाली इनकम है उस पर 15%। इसके अलावा जो रिमेनिंग इनकम है अगर वो 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक हो या उससे ज्यादा हो, मतलब 2 करोड़ से बियॉन्ड जितनी भी हो 25%। अप टू 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से बियॉन्ड हो चाहे 20 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, वट एवर द रेंज में भी वो कितना चला जाएगा, 25%। ठीक बात है, मतलब 37% 115 बीएससी रिजीम में है नहीं। बट अगर आप ऑप्शनल रिजीम में है तो अगर आपकी अदर इनकम अदर देन 111A, 112, 112A एंड डिविडेंड इनकम, अगर अदर इनकम अप टू 2 करोड़ है तो 15%, 2 से 5 है तो 25%, और अगर 5 से ज्यादा है तो 37%। तो इसका मतलब सर सरकार ने पूरी प्लानिंग की हुई है, चाहे छोटा एसएससी हो चाहे बड़ा एसएससी हो, 115 बीएससी रिजीम में ऑप्शनल रिजीम को छोड़ दे। अच्छा इन आगे बढ़ते हैं साहब। एओपी, अगर एक ऐसी एओपी है जिसके सिर्फ और सिर्फ कंपनीज ही मेंबर हैं तो साहब ऐसी एओपी को ना मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स देना पड़ जाता है। तो साहब उस पर आप अगर बहुत ज्यादा सरचार्ज भी लगा दोगे डेट इज नॉट गुड। तो हमने उनके लिए भी सरचार्ज कम कर दिया। हमने कहा टोटल इनकम 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक तो सरचार्ज 10%, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम है तो 15%, बिकॉज ऑलरेडी उनको मैक्सिमम मार्जिन रेट पर टैक्स देना पड़ता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मेरे साथ साथ देख लें। एग्जांपल नंबर 4 आपको बताना है सरचार्ज कितना बनेगा अगर एसएससी है डिफॉल्ट रिजीम में। अच्छा देखेंगे, एसएससी की डिविडेंड इनकम है 40 लाख रुपए, एसटीसीजी है 35 लाख, एलटीसीजी 42, एलटीसीजी 50, अदर इनकम 110 लाख। तो ये जो आपकी इनकम होगी डियर, इसका सम टोटल कितना, अगर आपकी मतलब टोटल इनकम कितनी बनती है, 40 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 50 प्लस 110, आपकी टोटल इनकम बनती है 270। अगर आप देखेंगे 270 की इनकम पे 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25% बनता है, बट इन इनकम पे जो सरचार्ज बनेगा वो 15% से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 15%। अच्छा, तो आपने 270 में डिविडेंड 111 ये 112 112 हटा दिया तो आपकी अदर इनकम कितनी बची, सर अदर इनकम बस 110 है, और चूंकि अदर इनकम आपकी अप टू 2 करोड़ है तो इसपे भी कितना, 15%, इस पे भी 15%। तो इसका मतलब आपकी पूरी इनकम पे सरचार्ज कितना बना, 15%। तो आपकी पूरी जो इनकम है साहब, अच्छा इसका सम टोटल कितना था, 277 था ना, तो आपकी पूरी 277 की इनकम पे आपका सरचार्ज कितना बनेगा, 15%। अच्छा एक और देखें तो एक और देख लें, एक ये वाला देखें, डिविडेंड 51 लाख, शॉर्ट टर्म कैप गेन 44, 42, 55 एंड अदर इनकम 600 लाख। तो इसका मतलब आपकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है, 51 प्लस 44 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 600, 792। तो इसमें जो आपका सरचार्ज बनता है 2 करोड़ प्लस, तो सरचार्ज तो आपका 25 में जा रहा है, बट ये जो 4 इनकम है डियर, इस पे जो टैक्स बनेगा उस पे सरचार्ज सिर्फ 15% रहेगा। और ये जो 600 लाख की अदर इनकम है, अगर एसएससी ऑप्शनल रिजीम में होता तो 37% हो जाता, बट चूंकि एसएससी डिफॉल्ट रिजीम में है तो 25%। आई होप आपको बात समझे। और अगर यही एग्जांपल मैं ऑप्शनल रिजीम के लिए देखूं तो फिर क्या होता, तो ये तो डियर 15% ही रहता, बट ये 25 की जगह कितना हो जाता, 37% हो जाता। अच्छा चले फिर आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल रिलीफ का फंडा क्या है डियर, अगर सरचार्ज की वजह से आपकी जो इनकम बढ़ी, ध्यान दीजिएगा सरचार्ज की वजह से जो इनकम बढ़ी, मतलब
सरचार्ज की वजह से सर इनकम कहाँ बढ़ती है? सरचार्ज की वजह से तो टैक्स बढ़ता है। अच्छा, सरचार्ज की वजह से जो टैक्स बढ़ा वो हो, ऐसा ना हो कि वो इनकम से भी ज्यादा हो जाए जिस इनकम की वजह से वो सरचार्ज है। सर क्या बोलना चाहते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ साथ एक छोटा सा क्वेश्चन देख ही लें। अच्छा, जैसे मान लीजिए 80 है हमारे मिस्टर राजा, इनकी जो टोटल इनकम है वो है 51,50,000 रुपए, और ये है साहब ऑप्शनल रिजीम में क्योंकि इन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा 51,50,000 रुपए। अब चूंकि मिस्टर राजा की जो टोटल इनकम वो 51,50,000 है, अगर इनकी इनकम 50 लाख तक होती तो इनकी इनकम पे सरचार्ज नहीं होता। 50 से ज्यादा इनकम है 51,50,000, तो इनकी जो भी इनका टैक्स बनेगा टोटल टैक्स, उसमें 10% का सरचार्ज है। तो ऐसा हो सकता है क्या? इनकम कितने से बढ़ी जिसकी वजह से सरचार्ज आया? सर 50 तक की इनकम पे तो कोई सरचार्ज नहीं था, तो इनकम बढ़ी 1.5 लाख से। बट ऐसा क्या, ऐसा तो नहीं है कि इस 1.5 लाख से जो इनकम बढ़ी जिसकी वजह से सरचार्ज आ गया, उस सरचार्ज की वजह से जो टैक्स का इंक्रीमेंट है वो 1.5 लाख से ज्यादा हो गया। अगर ऐसा है तो हम जितना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ होगा वो हम आपको रिलीफ दे देंगे इन द नेम ऑफ मार्जिनल रिलीफ। तो मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन देख लें। आपकी अगर टोटल इनकम 51,50,000 रुपए है तो इस पर टैक्स कितना बनता है? ऑप्शनल रिजीम में अगर आपकी टोटल इनकम है 10 लाख तक तो 1,12,500, उसके ऊपर 30%। अच्छा, 51,50 माइनस 10 लाख इंटू 0.3 प्लस 1,12,500, ये बनता है डियर 13,57,500। अब इसमें चूंकि सरचार्ज भी है, चूंकि 50 लाख से ज्यादा इनकम है तो वो भी जोड़ दो एट द रेट 10%, तो ये बन गया 13,5,750। ठीक बात है। अच्छा, अब आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि टोटल 51,50,000 में टैक्स बनता कितना है। तो टैक्स कितना बनता है? 13,57,500 प्लस 10%, यही तो बनेगा 14,93,250। बट अगर यही इनकम अगर 50 लाख रुपए होती तो टैक्स कितना बनता? सर 40 लाख का 30% प्लस 1,12,500, ये बनता 13। टैक्स कितना बनता? 13,12,500। क्या कोई सरचार्ज होता? नहीं। तो मुझे बताएंगे इनकम में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 1.5 लाख रुपए, जिसकी वजह से सरचार्ज आया, और सरचार्ज ने अपनी वजह से टैक्स कितना बढ़ा दिया? सर 1,80,750। ध्यान दीजिएगा डियर, इनकम में इंक्रीमेंट कितनी है? 1,50, जबकि टैक्स में कितनी इंक्रीमेंट है? 1,80,750। इसका मतलब साहब ये तो बहुत ज्यादा जुल्म हो गया। मैं अपने एम्प्लॉयर को बोलूंगा कि माई बाप जो आप मुझे 51, अगर मान लीजिए कि ये मेरी सैलरी इनकम होती तो मैं अपने एम्प्लॉयर को क्या बोलता कि यार मुझे 51,50,000 की सैलरी मत दो, मुझे 50 लाख की सैलरी दे दो। क्योंकि जैसे आप मुझे 51,50,000 की सैलरी दोगे, आपको लगेगा कि आप 1.5 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हो, सरकार मुझसे वो पूरा 1.5 लाख आप जो ज्यादा दे रहे हो वो तो ले ही लेगी, साथ में मुझसे 30,750 रुपए और ले लेगी। अच्छा, तो फिर सरकार को बात समझ आई। उन्होंने कहा कि साहब हम इतने जालिम नहीं है, हम आपके साथ इतना बुरा नहीं होने देंगे। आपको एम्प्लॉयर जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है वो हम आपसे नहीं लेंगे। कौन से नहीं लेंगे? ज्यादा नहीं लेंगे, जितना एक्स्ट्रा दे रहा है वो सारा ले लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। तो हम आपको रिलीफ कितना देंगे? ध्यान दीजिएगा, 30,750 रुपए। मतलब एम्प्लॉयर ने आपको 50 से जितना ज्यादा दिया वो तो हमें दे दो, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। अच्छा, तो आपका रिलीफ कितना हुआ डियर? 30,750। आई होप आपको बात समझ आई। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। बट हाँ, हेल्थ एंड एजुकेशन से इसके बाद लगेगा। आपका टैक्स पेबल कितना हुआ? 15,21,000। अच्छा, चलिए फिर। और हाँ, मार्जिनल रिलीफ आपका कितना निकला? 30,750। तो डियर, मार्जिनल रिलीफ का फंडा क्या है कि द इनकम विच काउजेस द सरचार्ज, मतलब यहाँ पे कौन सी इनकम है जिसकी वजह से सरचार्ज हुआ? सर 1.5 लाख रुपए। ऐसा ना हो कि टैक्स जो है वो उस इनकम से भी ज्यादा हो जाए जिसकी वजह से वो सरचार्ज है। अगर वो टैक्स उस इनकम से ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से सरचार्ज आया था, तो वो टैक्स जितना उस इनकम से ज्यादा होगा उतना आपको हम रिलीफ दे देंगे इन द नेम ऑफ मार्जिनल रिलीफ। ठीक है साहब? अच्छा, तो ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 को भी घर में देखें। अच्छा, चलिए फिर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी पीओआई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन की कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं मुद्दे वाली बात में। फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी, इनके ऊपर डियर फ्लैट रेट लगता है 30% का। इनको कोई इनके लिए ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। बट हाँ, अगर इनकी कोई स्पेशल इनकम है तो स्पेशल रेट पर टैक्स होगी। ये जो 30% का रेट है डियर, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इनकम के लिए। तो अगर पार्टनरशिप फर्म अगर लेट से कोई ऑनलाइन गेमिंग से कुछ पैसा कमाती है तो वो 115BBJ के रेट पे जाकर टैक्स होगा। ठीक बात है? हाँ, इनको मार्जिनल रिलीफ, हाँ इनको 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 पे करना पड़ेगा सरचार्ज। अगर इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड होगी तो सरचार्ज इनको 12% के रेट पे देना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली इनको मार्जिनल रिलीफ भी मिल जाएगा। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए साहब स्लैब है। अगर इनकी टोटल इनकम 10,000 तक है तो 10%, 10,000 से 20,000 तक है तो 1,000 प्लस 20%, और अगर 20,000 से ज्यादा है तो 3,000 प्लस 30%।
अच्छा, ध्यान दीजिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो सरचार्ज का रेट है वो मतलब कंपनी से सेम है, मतलब मींस कंपनी बोले तो मतलब डोमेस्टिक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सरचार्ज का स्ट्रक्चर है वो सेम है। अगर इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ 7%, 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। डियर फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दो अल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम दी गई है, 115 बीएडी और 115 बीएई। इन रिजीम्स में जो रेट है वो रेट कम है इन पे, बट हाँ इन दोनों रिजीम्स में 10% का मैंडेटरी सरचार्ज लगता है। तो चूंकि वो सरचार्ज मैंडेटरी होता है इसलिए उसके अगेंस्ट कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, बट ये जो सरचार्ज है डियर ये इनकम बेसिस पे लगता है, इसलिए यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। बट इन रिजीम्स में जो सरचार्ज होता है इट इज नॉट बेस्ड ऑन इनकम लेवल, ये आपको लगेगा ही लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम लेवल, इसलिए इन रिजीम्स में जो सरचार्ज है उसके अगेंस्ट मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। चल बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की। डियर आपको पता है पहले होता था प्रीवियस ईयर 21-22, अब है प्रीवियस ईयर 22-23। तो अगर इनकी टोटल इनकम अगर प्रीवियस ईयर 22-23 में 400 करोड़ रुपए तक है तो 25%, अदरवाइज 30%। और इनको जो सरचार्ज देना पड़ता है वो वही सेम स्लैब है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का था। 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो 7%, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। डोमेस्टिक कंपनी के पास भी डियर ऑप्शन है कि वो चाहे तो वो 115 बी डबल ए या 115 बी ए बी को ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें जो भी रेट ऑफ टैक्स है उसमें 10% का कंपल्सरी सरचार्ज है, तो वहां पे मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर ये इनमें से कोई भी रिजीम में चले जाते हैं तो इनको मैट नहीं देना, अगर ये इन रिजीम्स में नहीं जाते तो इनको ऊपर मैट की एप्लीकेबिलिटी भी आ जाती है, जिसमें आपको 15% ऑफ बुक प्रॉफिट आपको जो है वो अपना इनकम बन सकता है, और आपको अकॉर्डिंगली इस पे 15% ऑफ बुक प्रॉफिट के हिसाब से आपको मतलब बुक प्रॉफिट आपकी इनकम बन जाएगी, जिसपे 15% आपको मैट देना पड़ेगा। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। फॉरेन कंपनी में चेंज हुआ है डियर। फॉरेन कंपनी का जो नॉर्मल इनकम टैक्स का रेट है वो 40% से घटा के 35% हो गया है। तो देखेंगे ऑन द टोटल इनकम 35% सरचार्ज इनको, अगर इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो 2%, और अगर इनकी टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5%, और बाकी जो नॉर्मल जो मतलब टैक्स रेट है वो 35%। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक हमने क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है मार्जिनल रिलीफ इन केस ऑफ कंपनी, इसको भी जरूर से घर पे देखें। अच्छा, आपको पता है जो भी आपकी इनकम निकलेगी आफ्टर कंसिडरिंग सरचार्ज और आफ्टर प्रोवाइडिंग रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, इस पे आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, जो भी आपकी इनकम आएगी साहब वो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, और जो भी आपका टैक्स पेबल आएगा उसको भी आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। हाँ, एक और छोटी सी बात देखिए डियर, जब भी आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो एसएससी को पे करना हो चाहे गवर्नमेंट को पे करना हो टू द एसएससी, सर गवर्नमेंट एसएससी को क्यों इंटरेस्ट पे करेगी? इंटरेस्ट ऑन रिफंड, तो ठीक बात है। अच्छा, तो चाहे कोई इंटरेस्ट आपको पे करना है या मतलब या कोई इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट पे करेगी, तो जिस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा उस प्रिंसिपल को हमेशा लोअर मल्टीपल ऑफ 100 पे राउंड ऑफ कर देना आपको पड़ेगा, अगर वो 100 के लोअर मल्टीपल पे ना हो। तो मान लीजिए कि एसएससी को जिस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट पे करना है गवर्नमेंट को वो है लेट से 80,342, तो इसको आप चेंज कर देंगे और बना देंगे 8300 और इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर लेट से ये जो सम है ये है 80,392, तो भी ये लोअर 100 पे ही राउंड ऑफ होगा, ये बन जाएगा 8300 और इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक बात है। अच्छा, तो देखेंगे साहब द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 रुपी एंड एनी फ्रैक्शन ऑफ 100 रुपी शैल बी इग्नोर्ड, मतलब हमेशा ये लोअर साइड ऑफ 100 पे राउंड ऑफ होगा। ठीक बात है। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डियर, डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। अच्छा साहब देखें, दो चीजें होती हैं, एक होता है इनकम अप्लाई करना, एक होता है इनकम का डाइवर्जन हो जाना। अच्छा, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट्स से कि ये एम्प्लॉयर और मिस्टर ए एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लेट से सैलरी देते हैं लेट से 1 लाख रुपए पर मंथ, और मिस्टर ए क्या करते हैं इस सैलरी से अपना ईएमआई वगैरह पे करते हैं लेट से 50,000 रुपीज पर मंथ। तो अब मिस्टर ए के पास सैलरी इनकम आ कितनी रही है, अर्न कितना कर रहे हैं 1 लाख। अब इस 1 लाख रुपए की सैलरी इनकम से मिस्टर ए चाहे इसको कैसे भी यूज करें, कैसे भी अप्लाई करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर ए के लिए जो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होगी वो 1 लाख रुपए की सैलरी मान के कैलकुलेट होगी, क्योंकि जो 50,000 रुपए मिस्टर ए अपनी ईएमआई पे कर रहे हैं दैट इज बेसिकली व्हाट एप्लीकेशन ऑफ इनकम, एंड हाउ यू आर अप्लाइंग योर इनकम वंस द इनकम अकर और अराइजेस टू यू, हाउ यू आर अप्लाइंग योर इनकम दैट इज योर कॉल, it will not affect your tax liability।
So the manner in which you are applying your income, it will not affect your income tax liability, because it is simply and it is purely your call that how you want to apply your income. ओके ठीक बात है साहब। तो यहाँ पे अगर आप अपनी इनकम को जैसे भी अप्लाई करें, ये आपकी कॉल है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर जी मुझे सैलरी 1 लाख रुपए नहीं मिली क्योंकि 50,000 तो मेरी ईएमआई जा रही है, तो मुझे सैलरी 50,000 मिली। आप ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा, अब लेट से मिस्टर ए क्या कहते हैं, वो अपने एम्प्लॉयर को बोलते हैं कि साहब एम्प्लॉयर, आप ना मुझे 1 लाख रुपए का सैलरी का चेक न दिया करें, आप मुझे 50,000 के सैलरी का चेक दे दें और 50,000 रुपए आप डायरेक्टली उस बैंक को दे दें जिस बैंक से मुझे ईएमआई लेनी, मतलब जिस बैंक को मैं ईएमआई पे करता हूं। तो अब आप ना 2 चेक बनाया करें, एक चेक आप जो है वो उस डायरेक्टली उस बैंक को दे दिया करें और एक चेक आप मुझे दे दिया करें। ऑल्दो इस अरेंजमेंट के लीथल टैक्स कंसिक्वेंसेस हैं, जो मैं इस एग्जांपल में आपसे नहीं उस बात को मतलब कर रहा, बट ध्यान दीजिए। अब क्या मिस्टर ये क्लेम कर सकते हैं कि मुझे तो सिर्फ 50,000 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि 50,000 तो डायरेक्टली बैंक के पास जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि बैंक जो मिस्टर ए की सैलरी का 50,000 रुपए ले रहा है, बैंक जो मिस्टर ए की सैलरी का 50,000 रुपए ले रहा है, क्या बैंक के पास इस सैलरी के 50,000 का ओवरराइडिंग क्लेम है? नहीं सर। क्या बैंक के पास इस 50,000 की सैलरी का ओवरराइडिंग क्लेम है? क्या बैंक इस 50,000 की सैलरी को इंप्लॉयर से किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी लीगल ऑब्लिगेशन के तहत क्लेम कर सकता है? नहीं सर। वो तो मिस्टर ए की इंस्ट्रक्शन थी कि साहब आप मुझे 1 लाख रुपए ना देके 50,000 रुपए बैंक को दे दे। तो बैंक ने कहा हमें क्या फर्क पड़ता है, पैसे आपसे हैं, आपके एम्प्लॉयर से हैं। पर बैंक के पास क्या मिस्टर ए की इस 50,000 रुपए की सैलरी का कोई ओवरराइडिंग टाइटल या कोई ओवरराइडिंग क्लेम है? क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी ऑब्लिगेशन के तहत, किसी लीगल ऑब्लिगेशन के तहत ये जो एम्प्लॉयर है वो 50,000 रुपए बैंक को देने के लिए बाउंड है? इसका जवाब है नहीं। तो साहब अगर ऐसा है ही नहीं, देन हाउ कैन बैंक क्लेम that it is receiving the money from the employer? ये तो साहब एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है और ये एम्प्लॉय का कॉल है कि वो पैसे कैसे देना चाहता है। तो इसको हम क्या नाम देंगे? एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इसको हम क्या नाम देंगे? एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ठीक बात है। एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अच्छा, लेट्स से पार्टनरशिप फॉर्म है पीक्यूआर। ठीक बात है। पीक्यूआर पार्टनरशिप फर्म को बनाने का एक कंडीशन था, और वो बनाने का कंडीशन क्या था कि पीक्यूआर पार्टनरशिप फर्म जो है साहब वो मिसेस क्यू को हर महीने 10,000 रुपए देगी। मींस वन ऑफ द फाउंडेशनल कंडीशन ऑफ पीक्यूआर पार्टनरशिप फर्म, जो एक लीगल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ पार्टनर्स के बीच में, उसमें एक कंडीशन मेंशन है कि ये पार्टनरशिप फर्म तभी बनेगा जब ये पार्टनरशिप फर्म अग्री करे कि हम हर महीने 10,000 रुपए मिसेस पी को, मतलब हम हर महीने 10,000 रुपए इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर प्रॉफिट और लॉस हम मिसेस क्यू को देंगे जब तक हम इस पार्टनरशिप फर्म को एग्जिस्टेंस में रखेंगे। अब मिसेस क्यू को जो 10,000 रुपए मिल रहे हैं, क्या इस 10,000 रुपए पे मिसेस क्यू के पास इस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कोई लीगल या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के तहत राइट है? हाँ सर, क्योंकि मिसेस क्यू के पास एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है जिसके तहत ये पार्टनरशिप फर्म पीक्यूआर हर महीने मिसेस क्यू नाम है ना, मिसेस क्यू को 10,000 रुपए देने के लिए बाउंड। तो ये जो 10,000 रुपए है साहब, ये अब एप्लीकेशन नहीं है, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए डाइवर्जन ऑफ इनकम। और 10,000 रुपए जो पार्टनरशिप फर्म मिसेस क्यू को दे रही है, ये एज अ कंडीशन अंडर सम लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन दे रही है, इसलिए ये 10,000 रुपए पार्टनरशिप फर्म एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकती है। और ये 10,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ किसके एंड में टैक्स होंगे? मिसेस क्यू के एंड में टैक्स होंगे। सो इट इज कॉल्ड इसको आप क्या नाम देते हैं? डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल। यहाँ पे मिसेस क्यू के पास इस 10,000 रुपए पे एक ओवरराइडिंग टाइटल है, और ये ओवरराइडिंग टाइटल मिसेस क्यू को किसने दिया? किसी लीगल या किसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ने दिया जो मिसेस क्यू ने इस पार्टनरशिप फर्म के साथ किया था। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, मेरे साथ साथ थोड़ा सा देख लें, टाइम पास नहीं करते। हाँ चले, तो मेरे साथ साथ देखेंगे डियर। अच्छा, when there is a diversion of income at source by overriding title, such diverted income cannot be taxed in the hands of the person who claims such a diversion। मतलब अगर ओवरराइडिंग टाइटल से अगर इनकम का डाइवर्जन हो रहा है तो ये 10,000 रुपए जो है डियर, ये पीक्यूआर के हैंड में टैक्स नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ रिसिपिएंट के हैंड में टैक्स होंगे। अच्छा,
However, when income has occurred or arises in the hands of the assessee, मतलब application, its subsequent application will not affect the tax liability of the person, and such applied income shall be considered as income of such person. तो सर मतलब टैक्स प्लानिंग के लिए बेटर क्या है, आप एप्लीकेशन के रूट में जाए या फिर डाइवर्जन के। फॉर टैक्स प्लानिंग डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स बाय ओवरराइडिंग टाइटल इज बेटर। अच्छा, आगे आते हैं डियर, रेलेवेंट पोर्शन ऑफ सैलरी इनकम एंड इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। आपके एग्जाम में डियर सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी एज सच अप्लाई नहीं करता, बट रेलेवेंट पोर्शन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आपको बताया चल है साहब, सैलरी में से ना आपको जो है वो मॉनेटरी सैलरी भी मिल सकती है, और जो नॉन मॉनेटरी सैलरी जो आपको मिली है उसका आपको मतलब मॉनेटरी वैल्यू निकालना पड़ेगा। मॉनेटरी वैल्यू निकालने के अलग अलग रूल्स होते हैं जो आपके लिए डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते, क्योंकि इंटर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देख लें, सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा, टैक्सेबल अलाउंसेस और ये टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस और वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल परक्विजिट, इससे आपका निकलता है ग्रॉस सैलरी। इससे आपको तीन तरीके के डिडक्शन मिलते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन डिफॉल्ट रिजीम में 75,000, ऑप्शनल रिजीम में 50,000। अच्छा, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, बट तब उनको भी उसी समय मिलता है जब ये ऑप्शनल रिजीम में, ठीक बात है, मीन जब वो एक 115 बीएससी से ऑप्ट आउट कर जाए। अगर ये 115 बीएससी रिजीम में रहेंगे तो इनको एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और साहब, प्रोफेशनल टैक्स अगर एसएससी खुद से पे करता है या अगर एसएससी के बिहाफ में एम्प्लॉयर ने पे किया है, ऐसा केस में भी एसएससी अगर खुद से पे करे तो उसका वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है, बट ओनली इन द ऑप्शनल रिजीम। अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो एम्प्लॉयर अगर एसएससी के बिहाफ में प्रोफेशनल टैक्स पे करता है तो पहले वो एसएससी की इनकम में इंक्लूड होता है, फिर बाद में उसको डिडक्शन मिल जाता है, बट अगेन ओनली इन द ऑप्शनल रिजीम। मतलब एसएससी ने 115 बीएससी रिजीम से अगर ऑप्ट आउट किया है तो ही ये डिडक्शन मिलेगा। तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो दोनों रिजीम से मिलता है, डिफॉल्ट रिजीम में 75,000 रुपए, ऑप्शनल रिजीम में 50,000 रुपए। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन जो है ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंड ओनली इन द ऑप्शनल रिजीम, और ये डिडक्शन कितना है, 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, 5,000, या फिर आपको जो अलाउंस रिसीव होता है विच इज लोअर। और एंटरटेनमेंट अलाउंस के मतलब प्रोफेशनल टैक्स के बारे में हमने आपको बताया कि अगर एम्प्लॉय खुद से दे रहा है तो उसका वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो पहले वो एम्प्लॉय की इनकम बनेगा, देन उसे उसका फिर डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 16(3). अच्छा, बट ये आपको डिडक्शन कब मिलेगा, ओनली व्हेन यू आर इन द ऑप्शनल रिजीम। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी भी डियर डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, बट इंस्टीट्यूट ने इसका कुछ रेलेवेंट पोर्शन दे दिया। आपको पता है डियर, हाउस प्रॉपर्टी हेड की जो इनकम कैलकुलेट होती है, इसके लिए आपको सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना होता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए आपको सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ता है। एक्सपेक्टेड रेंट के लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का। इनमें से जो भी हायर होता है आप इसका कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड रेंट का, जो उनमें से जो भी लोअर होता है दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट। अच्छा, अगर आप बच्चों को हाउस प्रॉपर्टी समझना है डियर अच्छे से, तो आप ना हमारा इंटर का हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन देख लें, वहां पे हमने 2-2.5 घंटे आपको अच्छे से हाउस प्रॉपर्टी समझाया। तो यहाँ से आप जो है उसका ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, फिर ये आपका मतलब एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल से इसका कंपैरिजन करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका जीएवी। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स जो एसएससी पे करता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसे माइनस कर दें, बन जाएगा एनएवी। इस एनएवी में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दें और 20 और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दे दें। बट अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विदाउट एनी सीलिंग लिमिट। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एसएससी अगर 115 बीसी रिजीम में है तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउड नहीं है। बट अगर एसएससी अगर ऑप्शनल रिजीम में है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वो अप टू 2 लाख रुपीस तक क्लेम कर सकता है। अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी या अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी डियर आप अप टू 2 हाउसेस को क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 से ज्यादा घर हैं तो 2 से ज्यादा जितने भी घर होंगे उसे हम डीम्ड टू लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे। अगर आप उसको एक्चुअली लेट आउट नहीं करते तो हम उसे डीम्ड टू लेट आउट मान के उसकी हम रेंटल इनकम आपके हैंड में कैलकुलेट करके टैक्स कर देंगे। ठीक बात है। अच्छा, हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई क्लेम करते हैं और किस किस को आप डीम्ड टू लेट आउट मानते हैं, दैट इज योर कॉल। बट 2 ही तक आप सेल्फ ऑक्यूपाई या अनऑक्यूपाई क्लेम कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी अगर आप एक्चुअली उसे रेंट पे दे दें, लेट आउट कर दें, वेल एंड गुड। अगर नहीं करते तो उसे डीम्ड टू लेट आउट मान लिया जाए। अच्छा, ध्यान दीजिएगा डियर, अगर आपके पास प्रॉपर्टी स्टॉक एंड ट्रेड की तरह से अगर आपने रखी हुई है तो आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दें। अगर आपने स्टॉक एंड ट्रेड से प्रॉपर्टी तो रखी हुई है बट अगर आप उसको रेंट पे भी नहीं दे रहे तो जिस साल आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है उसके 2 सालों तक तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसके तीसरे साल से हम इसे भी डीम्ड टू लेट आउट मान के टैक्स करना शुरू कर देंगे। अच्छा, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा डियर, आपको क्या क्या मतलब डिडक्शंस अलाउड हैं। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज
दी लेट आउट और डीम्ड टू लेट आउट, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 30%। आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विदाउट एनी लिमिट फुली अलाउड है, चाहे आप डिफॉल्ट रिजीम है चाहे आप ऑप्शनल रिजीम है। अच्छा, बट अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड है तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपको जो मिलेगा डियर, अगर आपने लोन लिया है फॉर रिपेयर रिनोवेशन या फिर रिकंस्ट्रक्शन 30,000 रुपए तक, अगर आपने लोन लिया है फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन तो आपको मिलेगा जो 2 लाख रुपए तक। और हाँ, 2 लाख रुपए तक के लिए आपको जिस पर्सन से आपने लोन लिया है आपको उससे एक सर्टिफिकेट लेके देना पड़ेगा और आपको उस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, तो 2 लाख रुपए तक। बट सर अगर मैंने 2 लोन लिया है, एक मैंने लिया है परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए, दूसरा मैंने लिया है रिपेयर या फिर रिनोवेशन के लिए, तो 2 लाख और 30,000 क्या दोनों मिलेंगे? इसका जवाब है नहीं, दोनों मिला के आपको 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। अच्छा सर अगर मान लीजिए पिछले किसी साल में मेरा कोई रेंट मुझे रिकवर नहीं हुआ था और अगर इस साल वो रेंट मेरा मुझे मतलब रियलाइज हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं मतलब अनरियलाइज रेंट की रिकवरी, तो जिस साल भी आपका अनरियलाइज रेंट आपको रिसीव होगा आपको उस साल उस पर टैक्स देना पड़ेगा आफ्टर प्रोवाइडिंग 30% डिडक्शन। तो मान लीजिए 2020-21 का आपका कोई अनरियलाइज रेंट था या फिर एरियर्स ऑफ रेंट था 1 लाख रुपए, जो आपको 2024-25 में मिला, तो 1 लाख में से 30% माइनस कर दें नॉशनल डिडक्शन का, जो आपका जो 70,000 रुपए है डियर, ये आपका पीजी आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम है। भले 2024-25 में वो घर आप बेच चुके हो, आपके पास हो जाए ना हो, अगर कोई अनरियलाइज्ड रेंट या एरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी है तो जिस साल ये रिकवरी है उस साल वो टैक्स हो जाएगी 30% डिडक्शन देने के बाद एज पर सेक्शन 25 है। अच्छा अगर सर हाउस प्रॉपर्टी को ओन्ड है, तो अगर डियर हाउस प्रॉपर्टी को ओन्ड है मतलब एक से ज्यादा अगर उसके ओनर हैं, तो जो इनकम होगी वो एओपी स्टेटस में टैक्स नहीं होगी, प्रोवाइडेड उन को ओनर्स के जो शेयर्स हैं वो डेफिनेट हैं या फिर असर्टेनेबल है। अगर उनका शेयर पता है इन दैट हाउस प्रॉपर्टी, जो उसकी जो इनकम है अगर उसके शेयर स्पेसिफिक है, तब तो साहब एओपी स्टेटस में टैक्स नहीं होगी। बट अगर वो शेयर स्पेसिफिक नहीं है तो एओपी स्टेटस में टैक्स होगी। अगर हम ये मान लें कि वो शेयर स्पेसिफिक है तो उनके वो इंडिविजुअल हैंड में टैक्स होगी। ठीक बात। अच्छा अगर को ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पे दी है, अगर को ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी है, तो हम हाउस प्रॉपर्टी हेड से इनकम को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये मानते हुए कि ये एक सिंगल पर्सन ने ओन की हुई है और जो वो इनकम आएगी वो को ओनर्स के बीच में उनके रिस्पेक्टिव शेयर्स के पोर्शन में बांट दी जाएगी। ठीक बात है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं साहब, डीम्ड ओनरशिप। कभी कभी क्या होता है कि आप भले हाउस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर ना हो बट आपको डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल अपनी हाउस प्रॉपर्टी को अपने स्पाउस को या अपने माइनर चाइल्ड को एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर उसको ट्रांसफर कर देता है विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, या स्पाउस को ट्रांसफर करता है विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन या अंडर एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, तो जो ट्रांसफर है उसे ही उसका डीम्ड ओनर मान लिया जाता है फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। ठीक बात है। इसके बारे में डियर हम आपके साथ डिटेल में बात करेंगे क्लबिंग में। अच्छा दूसरा अगर कोई हाउस, अच्छा ये तो हमने आपके साथ, अच्छा ये स्पाउस को हमने देख लिया ना, हाँ स्पाउस का भी देख लिया और माइनर चाइल्ड का भी देख लिया। बट माइनर चाइल्ड में डियर ये जो है ना माइनर मैरिड डॉटर में अप्लाई नहीं करता। तो अगर आप माइनर मैरिड डॉटर को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन तो आप उसके डीम्ड ओनर नहीं माने जाएंगे। हाँ क्लबिंग हो सकती है एज पर सेक्शन 64। अच्छा अगर आप होल्डर हैं किसी इम्पार्शियल एस्टेट के तो आप उसके डीम्ड ओनर माने जाएंगे। अगर लेट से किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह में, अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह में कोई मेंबरशिप वगैरह के बेसिस पे कोई फ्लैट वगैरह का अगर कोई पोजीशन मिलता है, तो भले उस फ्लैट का एक्चुअल ओनर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बट जिस पर्सन के पास वो फ्लैट की जो मतलब पोजीशन है वो उसका डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। अच्छा अगर आपने किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन किसी और पर्सन को अलाउ कर दिया बट अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हुआ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डीम्ड ओनर बन जाता है। देखिए a person who is allowed to take or retain the possession of any building or part thereof in part performance of the contract shall be deemed to be the owner of such property। तो मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी, पोजीशन हैंडओवर कर दिया बट इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो चूंकि पोजीशन आप हैंडओवर कर दोगे तो मिस्टर बी उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। अच्छा a person who acquires any right in or with respect to a building or any part thereof, अगर 12 साल से ज्यादा की कोई लीज है और अगर आपने 12 साल से ज्यादा की कोई लीज ली हुई है तो आप उस प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर माने जाएंगे फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। तो डियर ऑल्दो हमने बहुत ज्यादा स्पीड में हाउस प्रॉपर्टी वगैरह को डील किया क्योंकि ऑफिशियली आप इस सिलेबस का पार्ट नहीं, बट अगर आप हाउस प्रॉपर्टी को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इंटर का रिवीजन वीडियो देख लें। आई होप डियर हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाया और हमने कोशिश की है कि ये पूरा जो है हम आपके साथ अच्छे से रिवाइज कर सकें। मैं फिर कह रहा हूँ डियर प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो डू कंसिडर प्रैक्टिस बुक। जो हमारा जो मतलब डीटी स्कैनर है उसको जरूर से करें और हम कोशिश करेंगे कि डीटी स्कैनर का ना लाइव हम आपके साथ क्वेश्चन आंसर बैच करें। तो चलिए डियर फिर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें सबको और सबको